हम लास्ट क्लास में हमने जो कंप्लीट टॉपिक किया था, तो बेसिकली हमने सीपीयू की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम उस टॉपिक को हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन रहने वाला है। और प्रोसेस के सिंक्रोनाइजेशन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो कुछ पीवाईक्यू है, उस पीवाई पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया है उसके बेस पे कुछ पीवाई को डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपको पीवाई की जस्ट रीड करना है और रीड करने के बाद आपको आंसर देना है पीवाई को। ठीक है, तो आपके जितने भी आपके अभी तक जो टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, उनसे रिलेटेड ही ये पीवाईक्यू है। ठीक है, जिसमें आपके पीवाईक्यू इंक्लूड किए गए हैं। आपके राजस्थान लेवल पे जो एग्जाम होते हैं उनके पीवाईक्यू है, और इंडिया लेवल पे एग्जाम होते हैं उसके पीवाईक्यू है। ठीक, तो सबसे पहले पे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इट डज नॉट करेक्टराइज एन एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब कौन सी विशेषता नहीं है जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है, तो उसमें कौन सी उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए कौन सी विशेषता नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जितने क्वेश्चन है वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज में है, हिंदी में आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, तो आपको साथ साथ आंसर देना है। ठीक, प्रोग्राम काउंटर, कॉन्टेक्स्ट डेटा, प्रायोरिटी, सोर्स कोड, लेंथ। और सही क्वेश्चन नोट अटेम्प्ट, मतलब यहाँ पे चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज एन एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस जो होता है, तो एग्जीक्यूटिंग जब प्रोसेस होता है, तो जब भी कोई प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है तो हम बात करते हैं कि हमारे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जो होता है उस टाइम पे हम प्रोसेस के लिए क्या बनाते हैं, पीसीबी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पीसीबी। पीसीबी क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। देखो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जनरली आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की बात करें तो जनरली क्या क्या देखने को मिलती है, प्रोग्राम काउंटर होता है, बिल्कुल होता है। कॉन्टेक्स्ट डेटा होता है, स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का डेटा आपका होता है। ठीक है, स्टेट्स की बात करते हैं। ठीक, उधर ना यहाँ पे आपके प्रोसेस की स्टेट ना देके कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग डेटा दे दिया। इस टाइप के कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर जब आपका क्वेश्चन पूछता है तो उस टाइम पे आपके क्वेश्चंस के अंदर आपकी लैंग्वेज को चेंज करके पूछता है। ठीक, अच्छा, प्रायोरिटी होती है प्रोसेस की, बिल्कुल होती है। सोर्स कोड लेंथ होता है क्या, नहीं होता। तो जब भी हम बात करते हैं प्रोसेस के एग्जीक्यूशन दौरान उसकी विशेषताएं की बात करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके पीसीबी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आपकी यहाँ पे विशेषता कौन सी नहीं है, आपके सोर्स कोड की लेंथ की विशेषता पीसीबी के अंदर नहीं होती है। ठीक, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आरपीएससी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन से ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। आपको आंसर देना है, अगर आपको आंसर आता है तो आपको बताना है। ये प्रोसेस एग्जीक्यूट द कोड, एक प्रोसेस आपकी कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, और उसके बाद कह रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड इज। आपके टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस कितने क्रिएट होंगे, कितने होंगे, 7 है ना। तो यहाँ पे आपके पास में जो फोर्क स्टेटमेंट है, यानी फोर्क स्टेटमेंट जो होता है, बेसिकली अगर फोर्क स्टेटमेंट बात करें तो फोर्क जो आपके पास में स्टेटमेंट होता है, फोर्क जो सिस्टम कॉल होती है, उससे क्या होता है, न्यू न्यू चाइल्ड न्यू चाइल्ड प्रोसेस प्रोसेस क्रिएट। ठीक, नए चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है फोर्क स्टेटमेंट से। और देन जब हम एन फोर्क स्टेटमेंट की बात करते हैं, जब किसकी बात करते हैं, एन फोर्क स्टेटमेंट की बात करते हैं, एन फोर्क स्टेटमेंट के लिए जो नए जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होते हैं वो कितने होते हैं, टू की पावर एन माइनस वन, टू की पावर एन माइनस वन। ये क्या होते हैं, ये न्यू चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होते हैं, न्यू चाइल्ड चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड। ठीक है, तो नए चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड होते हैं आपके, इससे एन एन फोर्क स्टेटमेंट से टू की पावर एन माइनस वन। और यहाँ पे कितने, तीन फोर्क स्टेटमेंट है, कितने, तीन फोर्क स्टेटमेंट है, तो टू की पावर थ्री माइनस वन कितने हो जाएंगे, सेवन, क्या, चाइल्ड, है ना। एक चीज़ है ना, सेवन चाइल्ड हो जाएंगे, सेवन चाइल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही पूछा आपसे, नए चाइल्ड प्रोसेस, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सेवन। अगर आपसे शायद टोटल टोटल प्रोसेस पूछ ले, तो ना सेवन चाइल्ड प्रोसेस प्लस में एक पेरेंट प्रोसेस, एक पेरेंट है ना, एक पेरेंट। लेकिन यहाँ पे जस्ट आपसे चाइल्ड प्रोसेस के बारे में पूछा है, चाइल्ड प्रोसेस आप कितने होंगे, सेवन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दो, थोड़ा सोच समझ देना आंसर क्या होगा, आंसर दो क्वेश्चन का। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसिडर द कोड सेगमेंट्स, कंसिडर द कोड सेगमेंट इंक्लूडिंग, मतलब कोड दे रखा है एक आपका, सिंपल सी बात है, कोड दे रखा है हमें, तो कोड के अंदर इस फोर्क स्टेटमेंट की बात करनी है। विद किसकी बात करती है, फोर्क स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे जो कोड जो है उसके अंदर एक फोर लूप दे रखा है, क्या देखा, फोर लूप। अब भी सिंपल सी बात है, फोर लूप को अगर नहीं जानते तो बता देता हूँ। फोर लूप बेसिकली क्या होता है, इटरेशन काम आता है। किस काम आता है, इटरेशन की, मतलब ये क्या करता है, ये आपके एक से ज़्यादा इटरेशंस के लिए आपके फोर लूप्स के अंदर हम बात करते हैं कि फोर लूप क्रिएट होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दे रखे आपके पास में
फोर्क स्टेटमेंट दे रखा है ना, फोर्क स्टेटमेंट दे रखा है, और यहाँ फोर्क स्टेटमेंट की सहायता से आपके नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होता है। ठीक है, फोर्क की सहायता से नए चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि एक आपका क्या प्रिंट कर रहा है, एक तो प्रिंट कर रहा है, किस कर रहा है, एक तो प्रिंट टैब के अंदर प्रिंट कर रहा है किसको, चाइल्ड। ठीक है, और बाद में आपके प्रिंट टैब के अंदर प्रिंट किस कर रहा है, यहाँ पे एक प्रिंट टैब के अंदर प्रिंट किस कर रहा है, किस कर रहा है, ओएस को। ठीक है, तो अभी तक आपने सी लैंग्वेज नहीं पढ़ी तो उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। सिंपल से कहना चाह रहा है कि यहाँ पे आपके आपके जो पर्टिकुलर कोड है इसमें कह रहा है नंबर ऑफ टाइम्स चाइल्ड एंड ओएस आर प्रिंटेड। आप कितने टाइम्स आपके चाइल्ड और ओएस आपको प्रिंट होगा, कितने टाइम आपका चाइल्ड और ओएस प्रिंट होगा। थर्ड, टू की पावर एन, टू की पावर एन माइनस वन, माइनस वन, टू की पावर एन माइनस वन। थर्ड स्टेटमेंट, वाई थर्ड, लेस देन एन। मतलब ये अगर इस मैं पर्टिकुलर लूप की बात करूँ, अगर मैं इस लूप की बात करूँ तो लूप कितनी बार चलेगा भाई, कितनी बार चलेगा, एन माइनस वन टाइम चलेगा, एन माइनस वन टाइम चलेगा। और अगर एन माइनस वन टाइम में लूप चलेगा तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्क स्टेटमेंट आते हैं नए नए चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होंगे, कितने होंगे, टू पर एन माइनस वन, टू पर एन माइनस वन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास में जो प्रिंट की बात कर रहे हैं, तो प्रिंट कितनी बार करवाएंगे हम, टू पर एन माइनस वन क्या प्रिंट होगा, चाइल्ड प्रिंट होगा। उधर ना जितनी बार आपका चाइल्ड स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट होगा तो उसके बाद हम चाइल्ड स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास में ये जो ओएस है कितनी बार प्रिंट होगा, ये कितनी बार प्रिंट होगा, कितनी बार प्रिंट होगा बताओ। हम्म, ये कितनी बार प्रिंट होगा, ये तो ठीक है, टू की पावर एन माइनस वन प्रिंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे वाला स्टेटमेंट कितनी बार प्रिंट होगा, देखो ध्यान देना जहाँ पे अगर स्टेटमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास में जो चाइल्ड प्रोसेस जो क्रिएट होता है वो कंप्लीट कोड को एग्जीक्यूट करवाता है। चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होता है तो जहाँ पे जब जब ना इस स्टेटमेंट पे चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा तो ये पूरे कोड को एग्जीक्यूट करवाएगा नीचे वाले को, ये पूरे कोड को एग्जीक्यूट करवाएगा। वो जितनी बार तो लूप के अंदर चाइल्ड है, लूप के अंदर सॉरी कोड की स्टेटमेंट है तो यहाँ पे जो नीचे वाला स्टेटमेंट है ये भी टू की पावर एन माइनस वन ही प्रिंट होगा, टू की पावर एन माइनस वन और टू की पावर एन माइनस वन दोनों। क्योंकि जैसे ही आपका कोई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा तो वो पूरे स्टेटमेंट नीचे तक के सभी को प्रिंट करवाएगा। टू की पावर एन माइनस वन प्रिंट के लिए बात कर रहे हैं ना, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस की बात हो गई ना। जैसे अगर बात करें यहाँ पे स्टेटमेंट टू की पावर, यहाँ पे स्टेटमेंट टू की पावर अगर बात करें तो एन माइनस वन टाइम स्टेटमेंट चलेगा। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस टू की पावर एन माइनस वन, सही बात है, पेरेंट प्रोसेस भी तो है। कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए देखो यहाँ पे कहना चाह रहा है, अगर आपसे पूछता कि चाइल्ड प्रोसेस कितने क्रिएट होंगे तो अलग बात, लेकिन तो कह रहे हैं कोड एग्जीक्यूट करेगा तो कोड एग्जीक्यूट होते समय जो चाइल्ड प्रोसेस है चाइल्ड, ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये प्रिंट एफ के अंदर जो चाइल्ड लिखा हुआ है ना, एक तो ये प्रिंट एफ के अंदर चाइल्ड लिखा हुआ है ये कितनी बार प्रिंट होगा, और ये ओएस लिखा है ये कितनी बार प्रिंट होगा। ठीक, इसमें बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे फोर्क स्टेटमेंट्स के सहायता से हम चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये जो पर्टिकुलर लूप है इस लूप की बात करूँ, ये जो लूप है लूप कितनी बार चल रहा है, ये लूप कितनी बार चल रहा है, ये लूप एन माइनस वन टाइम चल रहा है, ये लूप एन माइनस वन टाइम चल रहा है। अगर ये लूप एन माइनस वन टाइम चल रहा है, अगर लूप एन माइनस वन टाइम चल रहा है तो कितने फोर्क स्टेटमेंट कितने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होंगे, तो देखो चाइल्ड चाइल्ड प्रोसेस कितने क्रिएट होंगे, टू की पावर एन माइनस वन टाइम लूप चल रहा है। ठीक है भाई, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ये फोर्क स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा, और जितनी बार फोर्क स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उतनी बार उतने ही चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होंगे।
टू की पावर एन माइनस वन माइनस वन। ये -1 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये बता रहा है कि इतने नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होंगे। इतने नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होंगे, सही बात है। अगर ना इतने नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होंगे ना, तो ये जो चाइल्ड है ना, ये इतनी बारी प्रिंट होगा। लेकिन एक पेरेंट प्रोसेस तो है ना, एक पेरेंट प्रोसेस तो है ना। जैसे अगर मान के चलो, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ये नहीं था। जैसे मान चलो, अगर मैं यहाँ पे नीचे लिख दूँ, नीचे के स्टेटमेंट लिख दूँ प्रिंट टैब, जैसे मैंने लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन दिया था आपको, नीचे प्रिंट टैब के अंदर लिख दूँ मैं हेलो। अगर मैं इस क्वेश्चन के प्रिंट टैब के अंदर हेलो हेलो लिख दूँ और आपसे पूछूँ कि हेलो कितनी बार प्रिंट होगा, कितनी बार प्रिंट होगा? 8 बार क्यों हो भाई? क्योंकि 7 तो चाइल्ड प्रोसेस है, लेकिन इसके साथ पेरेंट प्रोसेस तो है ना, पेरेंट प्रोसेस तो है ना। तो है ना, पेरेंट प्रोसेस तो होगा ही, तो पेरेंट प्रोसेस होगा, तो सेम कहानी यहाँ पे। ये तो चाइल्ड प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाएगा, चाइल्ड को प्रिंट किया जाएगा। लेकिन एक पेरेंट प्रोसेस भी है, तो +1, तो प्रिंट के अंदर क्या हो जाएगा, +1, और +1 हो जाएगा तो ये दोनों कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में प्रिंट कितनी बार होगा, टू की पावर n-1। उधर ना, जब कोई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होता है तो कम्प्लीटली किसी पर्टिकुलर जो आपका कोड होता है उसको एग्जीक्यूट करवाता है। तो ये भी जो प्रिंट होगा, ये कितने टाइम होगा, टू की पावर n-1। बी इज द राइट आंसर। सी राइट आंसर नहीं होगा, बी इज द राइट आंसर। आरपीएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली चाइल्ड प्रोसेस जो क्रिएट हो रहे हैं उसके साथ में पेरेंट प्रोसेस तो है ना। पेरेंट प्रोसेस के द्वारा भी एक बार एग्जीक्यूशन करवाया जाएगा, और पेरेंट प्रोसेस द्वारा एग्जीक्यूशन करवाया जाएगा। ये जो लूप है, ये लूप इतनी बार चल रहा है ना, यहाँ पे जो लूप है, ये लूप इतनी बार चल रहा है, इसका मतलब होता है जैसे मान चलो यहाँ पे वैल्यू 10 होती है, एन वैल्यू 10 होती है, तो लूप कितनी बार चलता है? ये लूप 1 से लेकर 9 तक चलता है, 10 में नहीं चलता, क्योंकि कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो ये लूप क्या है, आई की वैल्यू लेस देन एन है, मतलब n-1 तक लूप चलेगा, एक कम तक चलेगा। ये जैसे लूप की बात करें, तो ये जो सारे के सारे स्टेटमेंट्स के अंदर जो लूप आपको दिखाई दे रही है, ये आप आराम से सी में, C++ जावा में इनको बहुत अच्छे से पढ़ोगे। लूप कितनी बार चलता है, कैसे चलता है, ये सारी चीज़ पढ़ोगे। लेकिन जस्ट आपका यहाँ पे फोर्क स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके ओएस में भी इस टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द गिवन सिस्टम कॉल। देखो ये सिस्टम है, सिस्टम कॉल के बारे में बात कर रहे हैं, और ये उसके स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सिस्टम कॉल के बारे में बात कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट। सबसे पहले सिस्टम कॉल है फोर्क। ये कह रहा है एक फोर्क सिस्टम कॉल है, और फोर्क सिस्टम कॉल की डेफिनेशन बता रहे हैं, क्रिएट ए न्यू प्रोसेस दैट स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन अगेन। एक प्रोसेस क्रिएट होता है, एक नया प्रोसेस क्रिएट होता है जो कि मेन फंक्शन को दोबारा से स्टार्ट करता है, मेन फंक्शन दोबारा से स्टार्ट करता है। ठीक है, अच्छा ये जो पर्टिकुलर जो फोर्क के बारे में स्टेटमेंट लिखा है, सही है गलत है? सही है गलत है? फिर देखो वेट, वेट के बारे में बात करते हैं ना। एक नेक्स्ट एक सिस्टम कॉल होता है वेट। वेट के बारे में, वेट फॉर द चाइल्ड प्रोसेस टू टर्मिनेट एंड रिट्राइव इट एग्जिट स्टेट। मतलब वेट जो होता है वे इसलिए बनाया जाता है कि चाइल्ड प्रोसेस, आप सारे के सारे चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, और चाइल्ड प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद, टर्मिनेट होने के बाद में, और उसके बाद में आपके जो स्टेट है वो आपकी एग्जिट स्टेट रिट्राइव हो जाए। ठीक, फिर EXEC, ये रिप्लेस द करंट करंट प्रोसेस इमेज विद न्यू प्रोसेस एग्जीक्यूटेबल। ये आपके करंट प्रोसेस इमेज की न्यू प्रोसेस एग्जीक्यूटेबल के साथ रिप्लेस करता है। ठीक, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, 3 आपके फोर्क सिस्टम कॉलर, उसके बेस पे उसकी स्टेटमेंट है। तो अब बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो बेसिकली आप सिर्फ फोर्क को जानते हो, बाकी नहीं जानते हो, तो फोर्क के बारे में बताओ स्टेटमेंट सही है गलत है? फोर्क स्टेटमेंट गलत है। फोर्क स्टेटमेंट्स के अंदर जब भी हम फोर्क स्टेटमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे फोर्क स्टेटमेंट क्रिएट होता है, जहाँ पे फोर्क स्टेटमेंट होता है उसके आगे के कोड को एग्जीक्यूट करता है, मेन से दोबारा कोड एग्जीक्यूट नहीं करता। फोर्क स्टेटमेंट मेन से कोड दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करता। कहाँ से करेगा? जहाँ से आपने फोर्क स्टेटमेंट लगाया उससे आगे के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, मेन से स्टार्ट नहीं करता। तो वैसे ऊपर वाला गलत है, बाकी दोनों सही है। यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट। फोर्क के बारे में आपका जो स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। फोर्क के बारे में आपका स्टेटमेंट क्या है? गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। देखो इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट द न्यू प्रोसेस। कौन सा सिस्टम कॉल नए प्रोसेस को क्रिएट करने का काम आता है? यूनिक्स में कौन सा होता है? फोर्क। है फोर्क स्टेटमेंट होता है, फोर्क सिस्टम कॉल से हम नए प्रोसेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? फोर्क। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखो क्वेश्चन सारे इंग्लिश में है, हिंदी में आपको साथ साथ बता रहा हूँ, तो आपको हिंदी में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको साथ साथ यहाँ पे हिंदी इनकी कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, वंस द प्रोसेस इज एलोकेटेड CPU,
एंड एग्जीक्यूटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कुड नॉट अकर। ये कह रहे हैं कि एक बार जो आपका सीपीयू है वो आपके क्या हो, वंस द प्रोसेस इज अलोकेट सीपीयू एंड एग्जीक्यूटिंग, एक बार आपके प्रोसेस को सीपीयू अलोकेट हो चुका है, अब प्रोसेस आपका क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कुड नॉट अकर, इनमें से कौन सा इवेंट अकर नहीं होगा, नहीं होगा। प्रोसेस कुड इश्यू एन आईओ रिक्वेस्ट एंड देन बी प्लेस्ड इन द रेडी क्यू। प्रोसेस को आईओ रिक्वेस्ट की नीड हुई और प्रोसेस को रेडी क्यू में भेज दिया गया। ठीक है, पहले स्टेटमेंट है उसको बताना है सही है गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट ये कह रहे कुड नोट अकर, नहीं हो सकता ना, कौन सा नहीं हो सकता। प्रोसेस प्रोसेस कुड क्रिएट न्यू सब प्रोसेस एंड वेट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द सब प्रोसेस। प्रोसेस जब प्रोसेस नए प्रोसेस को क्रिएट करता है तो नए प्रोसेस को क्रिएट करने के बाद में उन नए प्रोसेस का टर्मिनेट होने तक का वेट करता है। ठीक है, द टाइम स्लाइस ऑफ प्रोसेस एक्सपायर एंड इट में ज्वाइन द वेटिंग क्यू। टाइम स्लाइस एक्सपायर होने के बाद में इसको वेटिंग क्यू को ज्वाइन करवा दिया जाता है प्रोसेस को। द प्रोसेस इज फोर्सली रिमूव फ्रॉम सीपीयू एंड इट पुट इन द वेटिंग क्यू ड्यू टू अराइवल ऑफ द इंटरप्ट। जब प्रोसेस को हम फोर्सली कहाँ से हटा देते हैं, सीपीयू से हटा देते हैं और उसे वेटिंग क्यू के अंदर भेज देते हैं, जिससे कि क्या होगा, जिस जो भी कोई नई इवेंट एंड जो भी कोई नया इंटरप्ट हुआ उसकी वजह से हम ये काम करते हैं। तो यहाँ पे हिंदी स्टेटमेंट मैंने आपको चारों बता दिया, अब आप बताना है कि ये कौन से काम नहीं होते, है ना, कौन कौन से यहाँ पे गलत चीज़ है उसके बारे में पूछा आपसे। बताओ आंसर। ABCD बताओ। बी मतलब डी ओनली। ओके नेक्स्ट। कितने स्टूडेंट करे ए बताओ पहले तो। बी ओनली है। ओके कितने स्टूडेंट करे बी, कितने करे डी, सी, फिर डी कितने स्टूडेंट करे, EF G ऐसे लगाऊं और देखो यहाँ पे कहने का चाह रहा है, चलो मैं आपके साथ साथ क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर आप बताओ मुझे। देखो ये कह रहा है वंस द प्रोसेस इज अलोकेटेड सीपीयू, एक बार किसी प्रोसेस को सीपीयू अलोकेट कर दिया गया, सीपीयू प्रोसेस को मिल चुका है। ठीक, एग्जीक्यूटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कुड नॉट अकर, वो आपके प्रोसेस के द्वारा सीपीयू को यूज किया जा रहा है और प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन से इवेंट अकर नहीं हो सकते, कौन से इवेंट अकर नहीं हो सकते उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, पहला इवेंट करें द कुड प्रोसेस कुड इश्यू एन आईओ रिक्वेस्ट, प्रोसेस को कोई आईओ रिक्वेस्ट मिलती है एंड देन बी प्लेस्ड इन द रेडी क्यू, तो उसके बाद उस प्रोसेस को रेडी क्यू में भेज दिया जाता है। सही बात है, सही बात है, सही है गलत है, सही गलत, कितने स्टूडेंट करे सही है, चाहते क्या हो, वाई क्या चाहते हो। अरे आईओ के बाद वेट एंड ब्लॉक में भेजा जाता है भाइयों बहनों, रेडी में नहीं भेजा जाता भाई, क्यों भेजो रेडी में यार, कैसी बातें करो, गलत बात है, गलत बात है और गलत ही पूछ रहे हैं, गलत बात है गलत ही पूछ रहे हैं, तो पहली तो चीज़ गलत है, पहली चीज़ गलत है, मतलब गलत ही पूछ रहे हैं तो मैं आपको रॉन्ग लगा देता हूँ। तो देखो ये कह रहे हैं कि कुड नोट अकर, क्या अकर नहीं होगा, ये अकर नहीं होगा, एक तो ये अकर नहीं होगा, ये अकर नहीं होगा क्योंकि आईओ के बाद प्रोसेस को वेट एंड ब्लॉक में भेजा जाता है। सही बात है, रेडी क्यू में नहीं भेजा जाता, आईओ होने के बाद में रेडी में वापस नहीं जाता, वेट एंड ब्लॉक में जाता है। द प्रोसेस कुड क्रिएट न्यू सब प्रोसेस एंड वेट फॉर टर्मिनेशन ऑफ सब प्रोसेस, प्रोसेस जब नए सब प्रोसेस क्रिएट करता है तो वो सबसे पहले नए सब प्रोसेस के टर्मिनेट होने का वेट करता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होता है, मतलब जब भी हम प्रोसेस के द्वारा कोई दूसरा नया प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करवाते हैं तो पहले चाइल्ड प्रोसेस फिनिश होना चाहिए फिर पेरेंट प्रोसेस फिनिश होना चाहिए, ये रूल्स आपके फॉलो होते हैं, ये रूल्स आपके फॉलो होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है द टाइम स्लाइस ऑफ प्रोसेस एक्सपायर, प्रोसेस को हम टाइम स्लाइस मोड पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मान के चलो 2 यूनिट टाइम उसको दिया, 2 यूनिट टाइम उसका एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने के बाद में एक्सपायर होने के बाद में ज्वाइन द वेटिंग क्यू, एक्सपायर होने के बाद में उसको वेटिंग क्यू ज्वाइन करवाते हैं, नहीं करवाते, रेडी क्यू ज्वाइन करवाते हैं, क्या करवाते, रेडी क्यू ज्वाइन करवाते, वेटिंग क्यू नहीं करवाते, वेटिंग क्यू नहीं करवाते, रेडी क्यू ज्वाइन करवाते। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये भी क्या है, गलत स्टेटमेंट। फिर है द प्रोसेस इज फोर्सली रिमूव फ्रॉम सीपीयू एंड इट पुट इन द वेटिंग क्यू, प्रोसेस को जब हम फोर्सली रिमूव करते तो उसको हम वेटिंग क्यों भेजते हैं, नहीं रेडी क्यों भेजते हैं, रेडी क्यों भेजते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, रॉन्ग पूछा है तो ACD रॉन्ग है। ये क्वेश्चन आप पूछा हुआ है, अभी UGC नेट का एग्जाम हुआ था 2025 में, उसी में क्वेश्चन पूछा था, है ना,
इसको कहते हैं रिसर्च ओरिएंटेड पेपर। जैसे अभी आलोक राज ने जो स्टेटमेंट दिया ना कि आगे हम रिसर्च ओरिएंटेड पेपर बनाएंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चन रिसर्च ओरिएंटेड पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि क्वेश्चंस जो आप पढ़ते हो ना उस टाइम पे थोड़ा सा आप सोचो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जो ऊपर की जो फर्स्ट लाइन है ना वही आपको कंफ्यूज कर रही है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन ये कहना चाह रही है कि आपका जब कोई पर्टिकुलर आपका पर्टिकुलर को प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमने रेडी से कहाँ भेज दिया, रनिंग में भेज दिया। ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है, एक P1 प्रोसेस है जो आपके रनिंग स्टेट में फिलहाल एग्जीक्यूट हो रहा है, रनिंग स्टेट फिलहाल एग्जीक्यूट हो रहा है, ये कहना चाह रहा है। और रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूट हो रहा है तो P1 प्रोसेस को क्या मिला हुआ है, CPU मिला हुआ है। सही बात है। अभी कहना चाह रहा है कि जब ये चीज़ हो रही है तो इन 4 स्टेटमेंट से कौन से स्टेटमेंट नहीं होंगे, कौन से स्टेटमेंट नहीं होंगे, गलत की बात पूछ रहा है। वुड नॉट अकर, कौन से अकर नहीं होंगे, तो कभी भी पहला अकर नहीं होगा, पहला अकर नहीं होगा ना, क्यों? क्योंकि जब किसी प्रोसेस के आईओ की नीड होती है तो उसको हम किस में नहीं भेजते, रेडी क्यू में नहीं भेजते, तो पहला नहीं होगा। रेडी क्यू में ना भेज के उसको कहाँ भेजेंगे, वेटिंग एंड ब्लॉक में भेजेंगे। पहला आपका आकर नहीं होगा। ठीक है। आईओ की नीड हुई, आईओ की नीड हुई, तो आईओ की नीड होते के साथ उसको हम कहाँ भेजेंगे, वेट एंड वेट एंड ब्लॉक में। सही बात है, पहली बात होगी। दूसरा कह रहा है द प्रोसेस कुड क्रिएट न्यू सब प्रोसेस, जब प्रोसेस कोई नया सब प्रोसेस क्रिएट करता है तो उस टाइम पे सब प्रोसेस पहले कंप्लीट होते हैं, मेन प्रोसेस बाद में कंप्लीट होता है। ये जनरल रूल है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जनरल रूल है, सही बात है। द टाइम स्लाइस ऑफ प्रोसेस एक्सपायर, इट मे ज्वाइन द वेटिंग क्यू। मान चलो ये जो प्रोसेस है इसको टू टू यूनिट टाइम मिला हुआ है। अब जब इसका 2 यूनिट टाइम एक्सपायर होता है, टाइम एक्सपायर होता है ना, यहाँ पे टाइम एक्सपायर्ड होने के बाद में, एक्सपायर्ड होने के बाद में इसको कहाँ भेजोगे आप, रेडी क्यू में, है ना, रेडी क्यू में, इसमें भेजोगे, वेटिंग क्यू में नहीं भेजोगे। ये वेटिंग क्यू है, ये वेटिंग क्यू है ना, ये वेटिंग क्यू है। और वेटिंग क्यू में प्रोसेस अपना आईओ ऑपरेशन कंप्लीट करता है, और यहाँ पे ये रेडी क्यू होती है। ये क्या होती है, रेडी क्यू। तो इसको आप रेडी क्यू में भेजोगे, वेटिंग क्यू में नहीं भेजोगे, तो ये भी अकर नहीं होगा, ये चीज़ कभी अकर नहीं होगी। ये उसके बाद द प्रोसेस इज फोर्सली रिमूव फ्रॉम द सीपीयू, प्रोसेस को सीपीयू से फोर्सली रिमूव किया जा रहा है। तो रिमूव करने के पीछे पर्पज ये होगा भाई, मान चलो कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया, अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आने की वजह से रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूव करने के बाद में इसको क्या वेटिंग क्यू में भेजेंगे, क्या नहीं भेजेंगे, वेटिंग क्यू में नहीं भेजेंगे, इसको कहाँ भेजेंगे, रेडी क्यू। अब समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था। जस्ट ये था कि क्वेश्चन को पढ़ना और आंसर देने में आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ रहा है, बट इजी क्वेश्चन था। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये भी आपके जस्ट अभी यूजीसी नेट के एग्जाम पूछा गया था, 2024 में पेपर हुआ था आपका, उसमें पूछा गया था। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज जो फर्स्ट राउंड रॉबिन प्रायोरिटी, इनको तो जस्ट मैच करना है, इनको जस्ट मैच करना है, मैच कर दीजिए, फटाक से मैच कर दीजिए, मैच करके आपको आंसर देना है। मैच कर दीजिए। देखो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात करें, ईच प्रोसेस असाइंड ए प्रायोरिटी, अगर किसी प्रोसेस को प्रायोरिटी बेस असाइन करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ऐसे मैच कर लेते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट, इससे मैच कर लेते हैं। देखो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब क्या होगा, प्रोसेस आर एग्जीक्यूट इन ऑर्डर दे अराइव, इसका मतलब इसका होगा थर्ड, जिस ऑर्डर में प्रोसेस आ रहे हैं उस ऑर्डर में प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो इसका मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मतलब सेलेक्ट द प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन, सेलेक्ट द प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन विद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नेक्स्ट बर्स्ट टाइम। ठीक, स्मॉलेस्ट नेक्स्ट बर्स्ट टाइम मतलब फोर्थ, मतलब फोर्थ। ठीक है। अच्छा राउंड रॉबिन क्या होता है, एंड एंश्योर फेयर अलोकेशन सीपीयू असाइन टाइम। ठीक है, सीपीयू को हम क्या करते हैं, टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग असाइन करते हैं फेयर। और प्रायोरिटी में क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, एक का एक का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो इजी सा क्वेश्चन है, इजी सा आंसर है। ठीक है। तो आपके पास में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, उसके बेस पे आपके कौन पूछे गए तो आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। ओके। देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस के बारे में कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही है, एक बार रीड कीजिए, आंसर दीजिए।
कौन से कथन सही है, आपको रीड करना है, आंसर देना है। रीड करो एक बार, आंसर दो। बताओ भाई। देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि ऐसी इंस्ट्रक्शन जिनको कर्नल मोड पे एग्जीक्यूट करवाया जाता है। समझ गए? प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन कौन सी होती है? प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन कौन सी होती है? कर्नल मोड पे जिनको एग्जीक्यूट किया जाता है। कर्नल मोड पे जिनको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक। अच्छा, पहले, इट कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड नोट बी यूजर एप्लीकेशन। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कर्नल मोड पे एग्जीक्यूट होगी, यूजर मोड पे एग्जीक्यूट नहीं होगी। सही है गलत है? सही है। सही स्टेटमेंट। इट इज डिजाइन टू परफॉर्म ऑपरेशन दैट कैन डायरेक्टली अफेक्ट द हार्डवेयर और सिस्टम स्टेट सच एज 01 and changing memory management setting. It is designed to perform operate operation that can directly affected the hardware. ऐसे ऑपरेशन जो डायरेक्टली हार्डवेयर से अफेक्ट हो सकते हैं, उस टाइप के ऑपरेशन को प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से एग्जीक्यूट करवाते हैं। सही बात है। सही बात है। सही बात है। यूजर एप्लीकेशन कैन एग्जीक्यूट प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन इफ दे हैव टू करेक्ट परमिशन सेट बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर एप्लीकेशंस भी आपके आपके प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस पे एग्जीक्यूट हो सकती है, अगर उनके पास में करेक्ट परमिशन है तो एग्जीक्यूट हो सकती है। हो सकती नहीं हो सकती? हो सकती है नहीं? भाई या तो यस कहो या नो कहो। बताओ भाई, हो सकती है नहीं हो सकती, बताओ ना इसका आंसर है। देखो, यूजर एप्लीकेशंस कभी भी आपके कर्नल मोड पे एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। रॉन्ग, गलत बात है। मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, आप देख लीजिए। मैंने साफ साफ लिखा रखा है, यूजर्स एप्लीकेशन हमेशा यूजर मोड पे एग्जीक्यूट होती है, और इसके अलावा आप फालतू दिमाग लगाते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास सच में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो मैं आपको दे दूं जिससे कि आपका दिमाग फालतू ना चले। बस इतना सा है कि जो लिखवाता हूँ उस पर ध्यान दोगे तो आपका परफेक्ट तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। उसके बाद कह रहा हूँ, इट यूजली एग्जीक्यूटेड इन यूजर मोड टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम। ये जो आपके प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन होती है, ये यूजर मोड पे एग्जीक्यूट होती है जिससे कि सिस्टम को सेफली और सिक्योरली क्या किया जा सके, रखा जा सके। सही बात है? गलत बात है। गलत बात है। यूजर्स मोड के ऊपर तो कोई काम होता नहीं। ए और बी सही है भाई आपकी। ए और बी सही है। ठीक है, जस्ट आपको लिखवाया है उतना ही दिमाग लगाओ। यूजर मोड के ऊपर आपको यहाँ पे भ्रमित करने के लिए आपको अलग से यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर दिया कि आपको भ्रमित करने के लिए पॉइंट मेंशन कर दिया, यूजर एप्लीकेशन कैन एग्जीक्यूट प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। भाई यूजर आपकी एप्लीकेशन होती है प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस पे एग्जीक्यूट नहीं होती। यूजर एप्लीकेशन हमेशा यूजर मोड पे एग्जीक्यूट होती है। यूजर मोड पे एग्जीक्यूट होती है, आपकी कभी भी प्रिविलेज मोड पे या प्रिविलेज मोड या कर्नल मोड पे एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, तो ए और बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। If operating system does not allow a child process to exit when the parent process has been terminated, this phenomena is called। ये कह रहा है कि अगर आपके पेरेंट प्रोसेस आपके कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद उस पेरेंट प्रोसेस के चाइल्ड प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे। इस फिनोमिना क्या कहते हैं? है ना, इस फिनोमिना को कैस्केडिंग कहते हैं। अगर आपको नहीं पता बताया तो कैस्केडिंग कहते हैं, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका पेरेंट प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है या पेरेंट प्रोसेस किसी कारण टर्मिनेट हो चुका है, तो उसके जो चाइल्ड प्रोसेस है उनको एग्जीक्यूट मत होने देना। उनको एग्जीक्यूट मत होने दो। ये तो दुनिया का रूल है, कहते हैं ना। तो अगर कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका पेरेंट्स मर जाता है, तो उनको कौन जीने देता है? नहीं जीने देता ना। इसी टाइप से यहाँ पे अगर पेरेंट्स है नहीं है, तो फिर चाइल्ड्स का अस्तित्व नहीं रहता। चलो ये बताओ आप। ये बताओ आप। असाइन दैट द सिस्टम कॉल फोर्क नेवर फेल। ये कह रहा है कि सिस्टम कॉल जो फोर्क है वो कभी फेल नहीं होगा, मतलब हमेशा एग्जीक्यूट होगा। कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम P1 और P2 एग्जीक्यूट ऑन यूनिक्स लाइनेक्स सिस्टम। मतलब कि हमारे पास में P1 और P2 दो प्रोसेस है जो आपके यूनिक्स लाइनेक्स सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो कह रहा है P1 डिस्प्ले हैप्पी 8 टाइम्स। ये कह रहा है कि जो हैप्पी है ना, हैप्पी 8 टाइम डिस्प्ले होगा। और स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है P2 डिस्प्ले हैप्पी 12 टाइम। तो इसके बारे में आपको विचार कर बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। विचार करो।
स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स, ऐसा कहना चाह रहे हो? स्टेटमेंट सेकंड में हैप्पी कितनी बार प्रिंट होगा फिर? कितने टाइम होगा? 6 टाइम। ओके, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आपको आंसर। देखो, पहले अगर बात करें तो पहले 3 फोर की स्टेटमेंट स्टार्टिंग में है, 3 फोर की स्टेटमेंट स्टार्टिंग में, और 3 फोर की स्टेटमेंट के बाद में यहाँ पे आपके पास में क्या है, एक स्टेटमेंट लिख रहेगा हैप्पी, मतलब एक प्रिंट एफ के अंदर एक कोड लिख रहेगा है जिसको हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 2 की पावर 3 माइनस 1 तो चाइल्ड प्रोसेस हो जाएंगे, प्लस 1 एक पेरेंट्स हो जाएगा। तो देखो 7 प्लस 1 8 टाइम हैप्पी आपका प्रिंट होगा, 8 टाइम यहाँ पे हैप्पी आपका प्रिंट होगा, जो बिल्कुल सही बात है। 7 बार तो चाइल्ड प्रोसेस की वजह से प्रिंट होगा और एक बार पेरेंट प्रोसेस के कारण प्रिंट होगा, सही बात है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, पहला एक फोर की स्टेटमेंट है, उसके बाद हैप्पी है, पहला फोर की स्टेटमेंट उसके बाद हैप्पी है। अब देखो एक तो फोर की स्टेटमेंट है, और एक फोर की स्टेटमेंट की वजह से चाइल्ड प्रोसेस कितने बनेंगे, 2 की पावर 1 माइनस 1, मतलब एक तो चाइल्ड और एक पेरेंट, एक तो चाइल्ड एक पेरेंट, मतलब क्या, 2 बार हैप्पी प्रिंट होगा। अगर एक फोर की स्टेटमेंट होता तो कितनी बार हैप्पी प्रिंट होता? 2 बार हैप्पी प्रिंट होता, सही बात है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इस हैप्पी पे आ जाओ। जब इस हैप्पी पे आएंगे तो अब फोर की स्टेटमेंट कितने हो गए, 2 फोर की स्टेटमेंट हो गए, कितने हो गए, 2 फोर की स्टेटमेंट हो गए। अब 2 फोर की स्टेटमेंट है, और यहाँ पे हैप्पी जो है वो कितनी बार प्रिंट होगा, तो हैप्पी प्रिंट की बात करें तो 2 फोर की स्टेटमेंट की सहायता से 2 की पावर 2 माइनस 1, मतलब 3 तो क्या, चाइल्ड, प्लस 1 क्या, पेरेंट्स, 4 प्रोसेस आपके क्या होंगे, 4 टाइम क्या होगा, हैप्पी प्रिंट होगा, 4 टाइम हैप्पी प्रिंट होगा। ये हैप्पी 2 बार प्रिंट होगा, ये हैप्पी 4 बार प्रिंट होगा। अब इस हैप्पी पे आ जाओ, ये जो हैप्पी है, इस हैप्पी की बात करें तो इससे पहले 4 कितनी बार है, 3 बार 4 का। इससे पहले 4 कितनी बार है, 3 बार 4 का। तो देखो 3 4 की वजह से पेरेंट्स प्रोसेस कितने बनेंगे, सॉरी चाइल्ड प्रोसेस कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 माइनस 1, मतलब कितने, 7 प्लस 1 कितना, 8, कितना 8। तो ये जो हैप्पी है कितनी बार प्रिंट होगा, 8 बार प्रिंट होगा। कितनी बार प्रिंट होगा, 8 बार प्रिंट होगा। ये जो हैप्पी है लास्ट वाला, ये हैप्पी तो सेम यही बन गया, ये लास्ट वाला हैप्पी तो सेम ये बन गया कि 3 4 की स्टेटमेंट उसके बाद हैप्पी है। लेकिन उससे पहले भी हमने बीच में हैप्पी हैप्पी लिख रखे हैं, तो उससे पहले बीच में हैप्पी लिख रखे हैं 4 के बाद में। तो यहाँ पे टोटल जो हैप्पी प्रिंट होंगे वो टोटल कितने प्रिंट होंगे, देखो 2 4 6 और 8 14। तो यहाँ पे क्या क्या रखा है, स्टेट पी टू डिस्प्ले हैप्पी 12 टाइम, 12 बार प्रिंट होंगे हैप्पी ना, 12 नहीं 14 बार प्रिंट होंगे, 12 नहीं 14 बार प्रिंट होंगे। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, दूसरा गलत है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये आंसर बनेगा। ठीक है, पेरेंट प्रोसेस, बिल्कुल पेरेंट प्रोसेस तो हमेशा एग्जीक्यूट होता ही है, पेरेंट प्रोसेस की वजह से चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे अगर इस स्टेटमेंट पे आएंगे तो एक फोर्क है, एक फोर्क की वजह से आपका एक तो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा और एक पेरेंट है ही। जब इस हैप्पी पे आएंगे, इस हैप्पी पे आने के बाद में यहाँ पे ऊपर 2 फोर्क हो जाएंगे, तो 2 फोर्क की वजह से 3 चाइल्ड बनेंगे, एक पेरेंट है ही। और इस हैप्पी पे आएंगे तो आपका 3 4 की स्टेटमेंट है, आपके 7 चाइल्ड प्रोसेस एक पेरेंट पे है। तो यहाँ पे 14, टोटल आपके 14 टाइम होगा। स्टेटमेंट सी इज द राइट। कौन सा, देखो बेसिकली, देखो समझो, देखो बेसिकली कर क्या रहे हैं, देखो यहाँ पे कर क्या रहे हैं। अगर यहाँ पे लॉजिकली समझे तो एक चीज़ सोचो, पहला जो फोर्क स्टेटमेंट है ना, पहला फोर्क स्टेटमेंट है, उससे हो क्या रहा है, आगे वाला सारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, सही बात है, ये रियलिटी है ना। अब देखो, अब पहला फोर्क स्टेटमेंट है, इस फोर्क स्टेटमेंट द्वारा ये सारा कोड एग्जीक्यूट किया जाएगा, सारा कोड एग्जीक्यूट किया जाएगा, मतलब ये फोर्क भी एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये फोर्क भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो मैंने क्या इसको शॉर्टकट समझा दिया, मैंने शॉर्टकट क्या समझा दिया, मैंने पहले फोर्क के ऊपर अभी सिर्फ मैंने यहाँ तक के कोड को बात की है, दूसरे फोर्क में दोनों कोड की बात की है, तीसरे फोर्क में तीनों कोड की बात की है। जबकि रियलिटी है कि पहला जो फोर्क स्टेटमेंट वो सारे कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और जब सारे कोड को एग्जीक्यूट करेगा तो ये फोर्क स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस टाइप से काम होता है। जबकि मैंने क्या कर दिया, इसको स्टेप में लेके समझा दिया, जो आसान हो जाता है स्टेप में लेके। आसान कैसे हो जाता है, जैसे मान चलो 3 फोर्क स्टेटमेंट के बाद हमारा एक स्टेटमेंट है प्रिंट है,
तो हम 3 फोर्क स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमने सेम इसी टाइप का कॉन्सेप्ट बना दिया। यहाँ पे 3 फोर्क स्टेटमेंट हो गए ऊपर और उसके बाद एक क्या है? एक आपके पास में क्या है? स्टेटमेंट है जिसको प्रिंट करना है। तो 3 फोर्क स्टेटमेंट की वजह से कितने चाइल्ड प्रोसेस बनेंगे? 7, 1 पैरेंट तो है ही। वही कहानी बन गई। बट इसके ऊपर भी तो आपके पास में प्रिंटफ है। इस टाइप से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है इस टाइप से काम करता है। ठीक है? ये जो कॉन्सेप्ट है इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर थोड़ा-सा और डेप्थ क्लियर हो जाएगा। ठीक है? बाकी इसको समझना बहुत आसान चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम फोर्क स्टेटमेंट की सहायता से हम क्या कर रहे हैं? कुछ कुछ प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है? व्हिच ऑफ द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डज़ नॉट रिजल्ट इन स्टार्वेशन? कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में स्टार्वेशन नहीं होता? किसमें नहीं होता? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में स्टार्वेशन नहीं होता। तो आपके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जिसमें स्टार्वेशन नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं। द टर्म एजिंग रेफर टू, एजिंग क्या होता है भाई? स्टार्वेशन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हम एजिंग की बात करते हैं। एजिंग होता है क्या? कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम ए पेज हैज बीन इन मेमोरी फॉर द पर्पज ऑफ एलआरयू रिप्लेसमेंट। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, गलत बात है। कीपिंग ट्रैक ऑफ टोटल टाइम ए जॉब हैज बीन इन द सिस्टम सिंस इट वाज फर्स्ट। ये कह रहा है कि आपके कीपिंग ट्रैक ऑफ टोटल टाइम ए जॉब हैज बीन इन द सिस्टम सिंस इट वाज फर्स्ट ना। टोटल टाइम को रखेंगे फर्स्ट, मतलब सिस्टम आपके फर्स्ट आया था उसके बाद नहीं, ऐसा कुछ रखते। लेटिंग जॉब रिसाइड इन मेन मेमोरी फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम सो दैट द नंबर ऑफ पेज रिक्वायर्ड कैन बी कैन बी एस्टिमेटेड करेक्टली। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ द जॉब दैट द वेटिंग इन द सिस्टम फॉर लॉन्ग टाइम टू रिमेंडली इन इनडेफिनेट ब्लॉकिंग। इनडेफिनेट ब्लॉकिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम प्रायोरिटी को इंक्रीज कर देते हैं। हम प्रायोरिटी क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि आपका कोई भी प्रोसेस आपके इनफाइनाइट या इनडेफिनेटली वेटिंग में ना जाए। नेक्स्ट बात कर लीजिए। The relationship between time slice of round robin scheduling and context switching time is as follow। आपके राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में देखो, यहाँ बात करें टाइम स्लाइस की बात कर रहे हैं। जिस राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के अंदर जो टाइम स्लाइस होता है ना, 2 मिनट 2 यूनिट का टाइम, 3 यूनिट 5 यूनिट टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम यूनिट्स को लेके हम यहाँ पे राउंड रोबिन शेड्यूलिंग और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बीच में रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और राउंड रोबिन शेड्यूलिंग के अंदर टाइम स्लाइस को लेके क्या रिलेशनशिप होता है? बताओ। दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। द टाइम स्लाइस मस्ट बी स्मॉलर देन द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। द टाइम स्लाइस मस्ट बी इक्वल टू द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। द टाइम स्लाइस मस्ट बी मच हायर देन द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। बताओ। रिलेशनशिप बिटवीन टाइम स्लाइस ऑफ राउंड रोबिन एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होगा? व्हाट इज राइट आंसर? सी। सी फॉर कैट। टाइम स्लाइस मस्ट बी इक्वल टू द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इक्वल होना चाहिए टाइम स्लाइस। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है भाई? एक प्रोसेस की एक प्रोसेस की स्टेट को सेव करना, दूसरे प्रोसेस की स्टेट को लोड करना। अब क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है। क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है। और जो यहाँ पे बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन टाइम स्लाइस ऑफ राउंड रोबिन एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। राउंड रोबिन का जो टाइम स्लाइस होता है और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होता है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है? भाई दोनों अलग अलग चीज़ है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। जबरदस्ती रिलेशनशिप मत बनाया करो, ये आदतें भूल जाओ। कोई रिलेशनशिप नहीं है। देखो, टाइम स्लाइस राउंड रोबिन का अलग चीज़ है। फिर राउंड रोबिन का टाइम स्लाइस क्या कहना चाह रहा है कि कितने टाइम यूनिट तक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है, उतने टाइम तक उसको कहाँ भेजोगे आप? कहाँ भेजोगे? सीपीयू के पास भेजोगे। तो वो तो आपके राउंड रोबिन का टाइम स्लाइस हो गया। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का जो टाइम होता है, वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम होता है किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस की स्टेट को लोड करना और दूसरी प्रोसेस की स्टेट को सेव करना। इसके बीच में जो लगने वाला टाइम होता है ना, वो टाइम आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम होता है। तो इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट काम करते हैं। तो जबरदस्त रिलेशनशिप क्रिएट मत करो। नेक्स्ट बताओ। Which of the following which of the following scheduling algorithm do not lead to starvation?
स्टारवेशन किन में नहीं होता? स्टारवेशन किन में नहीं होता? एक तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं होता, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में होता है क्या? होता है। राउंड रॉबिन में नहीं होता है, प्रायोरिटी में होता है। तो कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट और थर्ड मतलब स्टारवेशन जिनमें नहीं होता। ठीक है। देखो, अभी क्वेश्चंस थोड़ा सा पढ़ने में, मैं क्वेश्चंस को पढ़वा देता हूँ आपको। क्वेश्चन पढ़िए पहले तो। क्वेश्चंस क्या है आपका? जॉब कीप अराइविंग एट प्रोसेसर। जॉब आपके प्रोसेस के पास आती है। ए जॉब कैन हैव एन एसोसिएट टाइम लेंथ एज वेल एज प्रायोरिटी टैग्स, है ना? एक जो जॉब है उसको टाइम लेंथ एसोसिएट है, उसकी प्रायोरिटी टैग उसको एसोसिएट है। ठीक है। अच्छा, न्यू जॉब में अराइव वाइल सम अर्लियर जॉब आर रनिंग। कोई एक नई जॉब आती है जब कोई पुरानी जॉब कोई चल रही होती है, उसी ड्यूरेशन को नई जॉब आ जाती है। ठीक। अच्छा, सम जॉब में कीप रनिंग इनडेफिनेटली। कुछ जॉब ऐसी है जो आपकी इनडेफिनेट रनिंग हो रही है, मतलब कुछ जॉब आपके स्टारवेशन की वजह से आपकी क्या हो रही है, वेट ही करती जा रही है। ठीक है। अच्छा, ए स्टारवेशन फ्री जॉब शेड्यूलिंग पॉलिसी गारंटी दैट नो जॉब वेट इनडेफिनेटली फॉर सर्विस। एक ऐसी स्टारवेशन फ्री जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में बताओ जिसके अंदर ये गारंटी दे कि आपकी जॉब कभी भी स्टारवेशन में ना जाए। ये गारंटी दे ऐसी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब शेड्यूलिंग पॉलिसी इज स्टारवेशन फ्री? इनमें से कौन सी जॉब शेड्यूलिंग पॉलिसी स्टारवेशन फ्री है? कौन सी है? राउंड रॉबिन, है ना? क्वेश्चंस के अंदर जबरदस्ती रामायण गा रखी है। जस्ट आपसे इतना पूछा है कि ऐसी कौन सी एल्गोरिथम है जो स्टारवेशन फ्री है, बस। और कुछ नहीं पूछा। क्वेश्चंस में जबरदस्ती की रामायण गा के और लास्ट में पूछे आपसे स्टारवेशन फ्री एल्गोरिथम का नाम बताओ। तो कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के घबरा जाते हैं, जबकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में वो जबरदस्ती पहले ज्ञान देता है, बहुत सारे ज्ञान की चीज़ें बताता है आपको, और ज्ञान की चीज़ बता के आपसे छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछता है कि बस ये बता दो भैया, ज्ञान मैंने दे दिया आपको, अब बता दो कि इसमें स्टारवेशन फ्री कौन सी एल्गोरिथम है। ठीक है, सेम कहानी वही है क्वेश्चन की। स्टारवेशन फ्री एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। थ्रेसिंग क्या होते हैं भाई? थ्रेसिंग थ्रेसिंग इज a mechanism used by OS to boost its performance, a phenomena where CPU utilization is very poor, a concept to improve CPU utilization, none. Tracing क्या होता है? बी फॉर बॉल। ठीक है। ए फिनोमिना एक ऐसा फिनोमिना जिसमें सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्या होता है? पुअर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हम नंबर ऑफ प्रोसेस को बढ़ाते हैं, कहाँ पे? रेडी क्यू में, तो स्टार्टिंग में सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता चल जाता है, लेकिन अगर कंटिन्यू बढ़ाते जाते हो, एक टाइम के बाद में सीपीयू यूटिलाइजेशन ड्रास्टिकली डाउन आ जाता है, और इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इसी कॉन्सेप्ट को हम थ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। सिस्टम कॉल क्या होता है भाई? सिस्टम कॉल बताओ, सिस्टम कॉल क्या होता है? सिस्टम कॉल ए मैकेनिज्म यूज बाय ए प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम द ओएस। एक मैकेनिज्म जिसमें कि प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर मतलब प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है ओएस की सर्विस के लिए, है ना? ए मैकेनिज्म यूज बाय ए प्रोग्रामर टू रिक्वेस्ट सर्विस फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर। एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें प्रोग्रामर आपके एडमिनिस्ट्रेटर की सर्विस की रिक्वेस्ट करता है। ए मैकेनिज्म यूज बाय ए प्रोग्रामर टू रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम द आईओ डिवाइस। एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर प्रोग्रामर आपके आईओ डिवाइस की सर्विस रिक्वेस्ट करता है। ऑल द अबव, इसमें सभी सही है। व्हाट इज राइट आंसर? बताओ, बताओ राइट आंसर बताओ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ तो बताओ। डी, ए, बी, सी। सेकंड, कितने स्टूडेंट करें? ए कितने स्टूडेंट करें? ओके, बी कितने स्टूडेंट करें? बी। देखो, अच्छे से हाथ रख बताया करो। बी बताओ, बी। ओके, बी कुछ के स्टूडेंट करें। सी कितने स्टूडेंट करें? ओके, आपका यस है ना सी में? आपका ऐसे, आपका ऐसे, आपका ऐसे। ठीक है, डी कितने स्टूडेंट करें? डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग। अच्छा, चलो ठीक है। एक बार कॉपी के नोट्स को पलटो और सिस्टम कॉल के बारे में समझो कि क्या लिखवा रखा है। सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल में लिखवा क्या रखा है? क्या लिखवा रहे सिस्टम कॉल में? क्या लिखवा रखा है? यूजर्स की कमांड को, हेल्प कमांड को ओएस कमांड में कन्वर्ट करने के लिए, इतना लिखवा रखा है। अच्छा, इसके अलावा कहीं भी और ज्ञान दे रखा है मैंने?
आपने ज्ञान कहाँ से लिया? बी बी वाले ऑप्शन के वाले कहाँ से आया ज्ञान? क्या कहना चाह रहे हैं बी? बी क्या कहना चाह रहे हैं? ए मैकेनिज्म यूज बाय ए प्रोग्रामर, एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि प्रोग्रामर के द्वारा यूज किया जाता है, किसके लिए? टू रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर की सर्विस की रिक्वेस्ट के लिए। ऐसा कुछ होता है क्या सिस्टम कॉल से? ऐसा कुछ नहीं होता। जबरदस्ती ज्ञान मत रखा करो, जो दिया गया है उसको ही रखा करो। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। और अगर सेकंड गलत बात है तो फोर्थ तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब सी वाले आ जाओ, नजरों में मेरे सी वाले। ए मैकेनिज्म यूज बाय प्रोग्रामर टू रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम द आईओ डिवाइस, आईओ डिवाइस की सर्विस की रिक्वेस्ट की जा रही है प्रोग्रामर द्वारा। कहीं भी सिस्टम कॉल में ऐसा कुछ लिखवा है मैंने? ऐसा कुछ लिखवा है? कुछ लिखवा है? नहीं लिखवा है, गलत बात है। तो क्या लिखवा है? ये लिखवा है, ये लिखवा है। ए मैकेनिज्म यूज बाय ए प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम द ओएस। सिंपल सी कहानी है कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर जो प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम ओएस की सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। उसी मैकेनिज्म को हम सिस्टम कॉल के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं? सिस्टम कॉल नाम जानते हैं। राइट आंसर इज ए। अब होता क्या है कि आप डी देखने के बाद में आप लालचा जाते हो, अब सोचते हो एक ज़्यादा स्टेटमेंट सही होंगे, आप डी पे टिक मार्क करके आते हो, ऑल ऑफ द अबव। ऐसा क्यों करते हो भाई? आपको जब साफ साफ लिखवा रखा है उसके बाद आप जबरदस्ती की बातें क्यों करते हो? मैंने सिस्टम कॉल के अंदर मैंने इसके अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं लिखवाया। और मैंने एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देख बताया था कि भाई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम में लो, सही बात है। लेकिन इंटरनली ओएस की सर्विस में आपके लिमिटेड सिस्टम कॉल है। और जब ओएस की सर्विस को एक्सेस करने की बात करोगे, तो ओएस की सर्विस को एक्सेस करने के लिए आप सिस्टम कॉल की हेल्प लोगे। किसकी हेल्प लोगे? सिस्टम कॉल। इसके अलावा मैंने कुछ भी अलग से नहीं लिखवाया। तो आप जबरदस्ती इन दो तीन पॉइंटों को क्यों जबरदस्ती मेंशन कर रहे हो? जितना आपको बताया गया उतना ही मेंशन करो, एक्स्ट्रा पॉइंट मत मेंशन करो। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप गलत मत करके आया करो। ये जब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा सोचा करो और फिर उसके बाद इसको आंसर दिया करो, तब आपका गलती नहीं होगी। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम गिव द मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम? ऐसी कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जिसमें मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम होता है? मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम किसमें होता है? किसमें होता है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में होता है। राइट आंसर इज द सी। ठीक, ओके, डन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने रैंडम टेस्ट के माध्यम से हमने इस क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। अब बात यह कि इस बार जो रैंडम टेस्ट हुआ है, इस बार रैंडम टेस्ट मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं। मैंने डायरेक्टली रैंडम टेस्ट का आंसर मैंने सेल्फ दे दिया। आपसे नहीं पूछे ना? क्यों नहीं पूछे? रीजन वाई? आपसे क्यों नहीं पूछे? मैंने सेल्फ आंसर क्यों दिया? रीजन क्या है? अभी आप नए नए आए हो ना, फीस जमा आपने पूरी करवाई नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी आपसे नहीं पूछा, है ना। अगली बार जब रैंडम टेस्ट होगा ना, तो फिर आप तैयार रहना। और रैंडम टेस्ट में क्या करता हूँ, डायरेक्टली स्टूडेंट को खड़ा करके क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, रैंडम टेस्ट का मतलब होता है रैंडमली किसी भी स्टूडेंट खड़ा करूंगा और सीधा सा बोलूंगा भाई आंसर देना है। आंसर नहीं देने पर आपको थोड़ा सा बेइज्जत भी किया जा सकता है, बेइज्जती की जा सकती है। तो अगली बार रैंडम टेस्ट के लिए रेडी रहना। और रैंडम टेस्ट में इसी टाइप के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट के बेस पे आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। रैंडम टेस्ट जब भी लूंगा उस टाइम पे आपके सारे के सारे पीओआई के होंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन होंगे। और रैंडम टेस्ट की अच्छी खासियत ये होगी कि आपके नोट्स में से ही सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ओके। फिर आज के कॉन्सेप्ट बात करते हैं, प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन बात करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जिस कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था उसके बारे में हमने एक रैंडम टेस्ट के माध्यम से भी हमने कुछ क्वेश्चंस को समझने की कोशिश की है। और साथ में इसके बेस पे एक टेस्ट भी हो चुका है। तो आपका टेस्ट भी हो चुका है, साथ में आपके टेस्ट का आपका रिजल्ट जो है वो रिजल्ट भी लग चुका है। तो आप रिजल्ट भी देख लेना, अपना बाहर लगा हुआ है। और साथ में रैंडम टेस्ट हो चुका है, तो यहाँ से भी आपको आइडिया लगे होगा कि एग्जामिनर किस टाइप के माइंड सेट से क्वेश्चन रेडी करता है। इसमें मैंने आपके सभी क्वेश्चंस को पुट ऑन किया है, जैसे 2025 में भी जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैंने लिए, साथ में जो पहले क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पे कंसिडर किए। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी थी कि अब जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन के लिए। ठीक, अब देखो जब भी हम प्रोसेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई हमारे पास में जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होने के लिए हमारे पास कहाँ पे आ चुका है, मेन मेमोरी में आ चुका है, उसको हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो वो प्रोग्राम आपका क्या बन चुका है, प्रोसेस बन चुका है। तो प्रोसेस बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस, एक होता है कोऑपरेटिव प्रोसेस। एक तो होता है आपके इंडिपेंडेंट प्रोसेस, इंडिपेंडेंट प्रोसेस।
ठीक है? और एक दूसरा जो प्रोसेस होता है, वो होता है कोऑपरेटिव प्रोसेस। कोऑपरेटिव प्रोसेस। देखो पॉइंट समझना, कि इनके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। दोनों के बीच का डिफरेंस की बात करें, तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट समझना, कि जब भी हम प्रोसेस के अंदर इंडिपेंडेंट प्रोसेस की बात करते हैं, जब भी हम प्रोसेस के अंदर इंडिपेंडेंट प्रोसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, कि आपके पास में जो दो जो प्रोसेस होते हैं आपके पास दो जो प्रोसेस होते हैं, जैसे एक हमारे पास P1 प्रोसेस है और एक हमारे पास में P2 प्रोसेस है। ये दोनों प्रोसेस इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। ये दोनों प्रोसेस इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, मतलब अलग अलग एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या होता है? मतलब इन प्रोसेस के पास ऐसा कोई एक भी रिसोर्स नहीं है जो एक दूसरे पे डिपेंड है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो अलग है, और इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए जिन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है वो अलग है। दोनों प्रोसेस अलग अलग रिसोर्स पे क्या कर रहे हैं, अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, अपने काम को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस टाइम पर हम प्रोसेस के बीच में जो एग्जीक्यूशन करवाते हैं, उन एग्जीक्यूशंस में हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपका एग्जीक्यूशन कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिपेंडेंट प्रोसेस में। लेकिन जब प्रोसेस कोऑपरेटिव हो जाते हैं, मतलब कि हमारे पास में एक प्रोसेस P1 है, हमारे पास में प्रोसेस P1 है, और एक प्रोसेस कौन है, P2 है। एक प्रोसेस कौन है, P2। अब जो P1 और P2 प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होते हैं, तो इस टाइम पे P1 और P2 प्रोसेस क्या करते हैं, एक दूसरे के रिसोर्स को यूज में लेते हैं। P1 और P2 प्रोसेस क्या करते हैं, एक दूसरे रिसोर्स को यूज में लेते हैं। अब जब ये एक दूसरे के रिसोर्स को यूज में लेते हैं, तो उस टाइम पे प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। अगर ये एक दूसरे रिसोर्स को काम में ले रहे हैं, तो प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनके बीच में सिंक्रोनाइज नहीं है, तो आपके पास में जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है। अब डेटा इनकंसिस्टेंट होने का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता कैसे है, क्या रीजन होता है, इसको एक जर्नल एग्जाम्पल समझते हैं, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, उससे समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एक बैंकिंग सेक्टर एग्जाम्पल लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर मान के चलो कि आपके पास में आपका अकाउंट है, और उस अकाउंट में हम कुछ ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे, और जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे, उन ट्रांजैक्शन परफॉर्म को हम अलग अलग माध्यम से करेंगे। ठीक है? जैसे हम बात कर रहे हैं कि मान के चलो कोई एक अकाउंट है, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कोई अकाउंट है, जिसको हम कह रहे हैं अकाउंट ए है, अकाउंट ए है, और अकाउंट ए जो है, इसमें अकाउंट ए है, और इस अकाउंट ए में कुछ मनी है। अकाउंट ए में क्या है, कुछ मनी है, जैसे इसमें क्या है, 5000 मनी है। ठीक है? अब इस अकाउंट ए को बेसिकली हम क्या करेंगे, अलग अलग माध्यम से एक्सेस करेंगे। जैसे अकाउंट ए को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमने बात की कि भाई हम एटीएम मशीन पे चले गए। किस चले गए, एटीएम मशीन पे चले गए। एटीएम जो हमारी मशीन होती है, उससे हमने मनी निकलवाने के लिए हमने एटीएम मशीन पे पहुंच गए, और सेम टाइम पे हमने क्या किया, हमने हमारा फ़ोन पे भी यूज कर लिया। मतलब हमने यूपीआई के लिए हमने क्या यूज कर लिया, फ़ोन पे। यूपीआई के लिए क्या यूज कर लिया, फ़ोन पे। और उसी ड्यूरेशंस में हमने क्या दे रखा, बैंक में एक चेक दे रखा है। क्या दे रखा है, चेक। बैंक में क्या दे रखा है, हमने एक चेक दे रखा है। अब देखो, मान के चलो कि हम थोड़ा सा स्मार्ट बन के और हम एक नया कुछ ट्राई करते हैं, और नया ट्राई करते हैं कि हमारे अकाउंट में 5000 रुपये। अब 5000 रुपये को हम निकलवाना चाहते हैं, और निकलवाने का हमने क्या किया, मैं एटीएम में पहुंच गया 5000 रुपये निकलवाने के लिए, और एटीएम में पहुंचने के बाद मैंने एटीएम कार्ड इंसर्ट किया। एटीएम कार्ड इंसर्ट होने के बाद में आपका अकाउंट क्या हुआ, रीड हुआ। आपका अकाउंट रीड होने के बाद में आपके अकाउंट्स में आपके 5000 रुपये आपके शो हो गए। आपने क्या किया, आपने एटीएम मशीन जब यूज़ कर रहे हो, उसी टाइम पे आपने अपना फ़ोन पे ओपन कर लिया, और फ़ोन पे के अंदर भी आपने क्या कर दिया, 5000 रुपये एंटर कर लिया एक अपने दोस्त को भेजने के लिए। अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया, दोनों काम एक साथ किया। एटीएम मशीन में 5000 रुपये निकलवाने के लिए आपने एंटर मारा, और सेम टाइम पे आपने क्या कर दिया, इस साइड एंटर मार दिया, फ़ोन पे एंटर मार दिया। अब उस ड्यूरेशंस में क्या काम होगा, क्या आपको फ़ोन पे से 5000 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएँगे, और एटीएम से 5000 रुपये निकल जाएँगे? क्या दोनों चीज़ हो जाएँगी? कभी ट्राई किया है? करके देखना, दोनों चीज़ हो जाएगी, करके देखना।
देखो, यहाँ पे हमारे पास में कॉन्सेप्ट ये कर रहा है कि एक पर्टिकुलर एटीएम मशीन पे जो आप वर्क कर रहे हो, तो इस टाइम पे आप एक प्रोसेस हो, P1 प्रोसेस हो। सेम टाइम पे आप जब फ़ोन पे काम में ले रहे हो, तो फ़ोन पे के अंदर भी आप एक प्रोसेस हो, P2 प्रोसेस हो। और सेम टाइम पे मान चलो आपने बैंक में चेक दे रखा है, बैंक में जो क्लर्क जो स्टाफ है, वो आपका चेक क्लियर कर रहा है, ये एक प्रोसेस है, P3 प्रोसेस। अब ये तीनों ही प्रोसेस आपके एक ही रिसोर्स को काम में लेना चाहते हैं, है ना? ये शेयर्ड रिसोर्स है। ये कैसे रिसोर्स है? शेयर्ड रिसोर्स, है ना? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके बेस पे आप आगे सारा कॉन्सेप्ट आपका चलेगा और इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन पूछा गया था। शेयर्ड रिसोर्स, शेयर्ड रिसोर्स। इस शेयर्ड रिसोर्स का मतलब है ना, शेयर्ड रिसोर्स का मतलब है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे शेयर्ड वेरिएबल है। शेयर्ड वेरिएबल मतलब यहाँ पे हमारे पास में जो ये मनी है, ये शेयर्ड वेरिएबल के रूप में अवेलेबल है, जो एक से ज़्यादा प्रोसेस काम में ले सकते हैं। भई आप जब फ़ोन पे चलाते हो, आप जब गूगल पे चलाते हो, जब आप पेटीएम चलाते हो, सब जगह आप क्या कर रहे हो? आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर रहे हो। और जब अकाउंट को एक्सेस कर रहे हो, तो आपका सेंट्रलाइज़ जो आपका अकाउंट है, उस अकाउंट को एक्सेस किया जा रहा है। अब जब आप अकाउंट एक्सेस कर रहे हो और सेंट्रलाइज़ अकाउंट को एक्सेस किया जा रहा है, तो मान चलो अकेले अकेले यूपीआई के अंदर भी आप 3 यूपीआई एक साथ काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे एक साथ काम में ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपने तीनों ही आपके जो प्रोसेस हैं, वो तीनों ही प्रोसेस अगर आपके एक साथ इस पर्टिकुलर अकाउंट्स पे काम करने स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे होगा क्या कि जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं पियून प्रोसेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पियून प्रोसेस की बात करते हैं। अब पियून प्रोसेस ने क्या किया? अकाउंट को रीड किया। क्या किया? रीड किया और जब रीड किया तो इसको पता लगा अकाउंट कितने रुपए हैं? 5,000 रुपए। कितने रुपए? 5,000। अब पियून प्रोसेस ने क्या किया? जो अकाउंट है ना अकाउंट, इस अकाउंट को क्या कर दिया? 5,000 से माइनस कर दिया। 5,000 से माइनस कर दिया। जिस टाइम पे पियून प्रोसेस वर्किंग कर रहे हैं, उसी टाइम पे P2 प्रोसेस ने सेम टाइम पे इसको क्या कर दिया? रीड कर दिया और जब सेम टाइम पे रीड किया तो इसको पता लगा कि इसके अंदर कितने रुपए हैं? 5,000। और इस टाइम पे सेम टाइम पे P2 प्रोसेस ने क्या किया? इससे 5,000 रुपए क्या कर दिया? हटा माइनस कर दिया। और 5,000 रुपए माइनस करके जब जब ये राइट कर रहे हैं, जब ये अकाउंट को राइट कर रहे हैं और अकाउंट जब राइट कर रहे हैं, तो अब मनी कितनी हो जाएगी? अब मनी आपकी 0 हो जाएगी। और उसी टाइम पे अकाउंट को राइट कौन कर रहा है? अकाउंट को राइट ये कर रहा है और अब मनी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब कि ये जो आपके पास में मनी है ना, ये जो आपके पास मनी है, इस मनी को हम क्या कर रहे हैं? हम 2 बार ओवरराइट कर रहे हैं। अकाउंट रुपए कितने थे? 5,000 मिल कितने गए आपको? इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मतलब आपके अकाउंट में 5,000 रुपए थे, आपको 10,000 रुपए मिल गया, अब डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो गया। इनकंसिस्टेंसी, तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी अगर हुई क्यों है? क्या रीजन है इनकंसिस्टेंट अगर होने का? इनकंसिस्टेंसी अगर इसलिए हुई है कि हमने इस शेयर्ड रिसोर्स को एक से ज़्यादा प्रोसेस को एक साथ एक्सेस करने के लिए परमिशन दे दी। हमने क्या कर दिया? इस शेयर्ड रिसोर्स को एक से ज़्यादा प्रोसेस को एक साथ एक्सेस करने की परमिशन दे दी। अगर हम इस शेयर्ड रिसोर्स को एक से ज़्यादा प्रोसेस को एक साथ एक्सेस करने की परमिशन नहीं देते, तो क्या ये कंडीशन होती? तो इसका मतलब है कि जब आपके प्रोसेस कोऑपरेटिव प्रोसेस होते हैं, है ना? ये जो 3 प्रोसेस है ना P1, P2, P3 ये आपके कोऑपरेटिव प्रोसेस हैं, जो आपके एक ही टाइप के रिसोर्स के एक ही टाइप के वेरिएबल्स पे काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है, तो आपको प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइज़ेशन कायम करना पड़ेगा। अगर आप प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइज़ेशन कायम नहीं कर पाते हो, तो इनकंसिस्टेंट होने के चांसेज़ होते हैं ना। ये जो आपके पास में जो शेयर्ड रिसोर्स होता है ना, शेयर्ड रिसोर्स होते हैं, इसको बोलते हैं क्रिटिकल सेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रिटिकल सेशन। और क्रिटिकल सेशन वह एरिया होता है जिसमें शेयर्ड रिसोर्स या शेयर्ड वेरिएबल को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? शेयर्ड रिसोर्स या शेयर्ड वेरिएबल को रखा जाता है। अब हमें सिंक्रोनाइजेशन कायम करने के लिए, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कायम करने के लिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कायम करने के लिए क्रिटिकल सेशन में मौजूद क्रिटिकल सेशन में मौजूद मौजूद
शेयर्ड रिसोर्स है ना, इसको शेयर्ड रिसोर्स कह दो या वेरिएबल कह दो। शेयर्ड रिसोर्स वेरिएबल को एक बार में एक ही प्रोसेस के द्वारा एक्सेस किया जाना चाहिए, किया जानना किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके इनकंसिस्टेंसी अकर हो सकती है, इनकंसिस्टेंसी अकर हो सकती है। तो इसका मतलब है कि जब आपके एक से ज़्यादा प्रोसेस आपके एक ही पर्टिकुलर शेयर्ड रिसोर्स पे अगर वर्क करने की बात करेंगे, तो हमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना है, जिस मैकेनिज्म के अंदर हम क्या कर पाएँगे, एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस को अलाउ कर पाएँगे। अब ये जो मैकेनिज्म है ना, इस मैकेनिज्म के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कर देता है। जिसमें क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक ऐसा मैकेनिज्म बताएगा, जिसके द्वारा उस मैकेनिज्म के द्वारा जब आप काम करोगे, तो क्या होगा कि वो आपके क्रिटिकल सेशन में एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस को अलाउ करेगा। अब है ना, एक बार में एक ही प्रोसेस को अलाउ करेगा। जब वो प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर लेगा, तो फिर नए प्रोसेस को अलाउ करेगा। इस टाइप का अगर आप वर्क करते हो, तो यहाँ पे कभी भी इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी। जैसे मान चलो पहले सबसे पहले क्या हुआ, एटीएम की ट्रांजैक्शन कंप्लीट करवा दिया। अगर एटीएम ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद जब फ़ोन पे आप ट्रांज़ैक्ट करना चाहते हो, वो कंप्लीट कर लो। अब एटीएम ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट होने के बाद में जो मनी है वो कितनी, ज़ीरो हो चुकी। उसके बाद में अगर मनी निकलने की कोशिश करोगे तो क्या बोलेगा? इनसफिशिएंट मनी। और उसके बाद में अगर चेक क्लियर करने की कोशिश करो तो क्या बोलेगा? इनसफिशिएंट मनी। तो तीनों पैरेलल नहीं होने चाहिए। तीनों पैरेलल नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक ही वेरिएबल, एक ही रिसोर्स, एक ही पर्टिकुलर रिसोर्स या एक ही डिवाइस पे वर्क कर रहे हैं। इस टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर कुछ अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट बात करते हैं, जिसमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म को कायम रखने के लिए हम बात करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, हम बात करते हैं प्रोग्रेस, हम बात करते हैं बाउंडेड वेटिंग। अब जानना इन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? थोड़ा-सा समझो। जैसे सबसे बात करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है? जैसे सपोज़ करो, जैसे मान चलो आपकी शादी जैसे या तो हो रखी है या हो जाएगी, है ना? जैसे आपकी शादी जैसे हो रखी है, तो आपको पता भी होगा। जैसे मान चलो मियाँ-बीवी में झगड़ा हो गया, है ना? और उनको क्या करना है, खाना खाना है किचन में, है ना? तो दोनों मियाँ बीवी थोड़ी अमीर है, तो उन्होंने क्या कर रखी है, खाने के लिए बाई लगवा रखी है। तो बाई ने खाना बना दिया किचन में। अब वो क्या दोनों खाना एक साथ नहीं खाना चाहते, वो अलग-अलग टाइम पे खाना खाना चाहते हैं ना। तो फिर वो क्या करेंगे, भई पहले एक जाएगा, जब वो खाना कंप्लीट खा चुका होगा, तो वापस आ जाएगा, दूसरा चला जाएगा। इस टाइप का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है उनको। तो फिर आप जनरली आप इस कॉन्सेप्ट फॉलो करने के लिए क्या कर सकते हो? नहीं, कैसे करेंगे अलाउ? क्या कर सकते हो? जैसे मान चलो आपकी शादी हो रखी है, आपने ऐसा कुछ किया होगा कभी, तो कैसे करते हो? भई या तो जैसे मान चलो, जैसे सपोज़ करो मियाँ-बीवी है, तो मान चलो जैसे सपोज़ करो हस्बैंड खाना खाने चला गया। हस्बैंड अगर खाना खाने जाता है, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, अपनी वाइफ़ का दरवाज़ा लॉक कर जाएगा। भई सिंपल सी बात है, वो नहीं आ सके, तो उसका दरवाज़ा लॉक कर जाओ, जिससे कि वो नहीं आ सके। फिर जब वो खाना खा चुका होगा, तो दरवाज़ा क्या कर देगा, अनलॉक कर देगा, तो वो खाना खा लेगा खा ले इसी इसी मैकेनिज़्म की बात करते हैं। इसी मैकेनिज़्म के अंदर हमारे पास में यहाँ पे प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइज़ेशन कायम करने के लिए हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करते हैं, म्यूटेक्स की। और म्यूटेक्स सेम कॉन्सेप्ट होता है। म्यूटेक्स के अंदर क्या होता है, जब भी कोई प्रोसेस इस रिसोर्स को एक्सेस करने जाएगा, तो लॉक लगा जाएगा। क्या लगा जाएगा? लॉक कर जाएगा। और जब वो लॉक कर चुका होगा, तो बाकी जो प्रोसेस है वो वेट करेंगे। वो एक्सेस नहीं करेंगे, और जब वो एक्सेस कंप्लीट कर चुका होगा, तो वो अनलॉक कर देगा। वो क्या कर देगा? अनलॉक। तो ये तो प्रोसेस के सिंक्रोनाइज़ेशन में ये तो कंडीशन हो किसकी? म्यूचुअल एक्सक्लूजन की होगी। अच्छा, फिर बात होती है किसकी? प्रोग्रेस की। प्रोग्रेस मतलब होता है कि 3 प्रोसेस आपके इस पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए क्या कर रहे हैं? 3 प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक्सेस करने के लिए। तो तीनों के तीनों प्रोसेस को तो आप एक्सेस करने दोगे नहीं। 3 में से किसी एक प्रोसेस को दे दो। ठीक है? 3 में से किसी एक प्रोसेस देखो, उसको बोलते हैं प्रोग्रेस। जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस अगर आपका किसी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए वेट करते हैं, एक प्रोसेस को अलाउ कर दो, प्रोग्रेस। तीसरा होता है बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग मतलब होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वाइफ़ का लॉक करके और आप गायब हो जाओ 10-12 घंटे के लिए, तो फिर झगड़ा बढ़ जाएगा। झगड़ा बढ़ जाएगा। बाउंडेड वेटिंग मतलब होता है एक फिक्स टाइम होना चाहिए। जैसे मान चलो खाना आप आधे घंटे में खाते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे लॉक रख लो, जब तक ठीक है। उससे ज़्यादा लॉक रखोगे तो क्या हो जाएगा? फिर तहलका मच सकता है ना, तो वो चीज़ गलत है। तो इसलिए यहाँ पे बाउंड होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोसेस इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर सेशन के अंदर जाके एक्सेस करना चाहता है और उसका नंबर आ ही नहीं रहा।
वो बेचारा वेट ही किए जा रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस टाइप से हम क्या करेंगे, प्रोसेस के सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट जो अभी जस्ट वर्बली मैंने बताया, इसको ही हम लिखेंगे, इनको ही समझेंगे, इसी के बेस पे सारा काम चलेगा। तो स्टार्ट करो, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और डेफिनेशन स्टार्ट करो, सबसे पहले लिखते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम तय करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हम यही तो कर रहे हैं। अभी जस्ट आपके सामने सारी कंडीशन लिखेंगे, जस्ट समझेंगे। देखो, इंडिपेंडेंट प्रोसेस मतलब होता है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में दो या दो से ज्यादा प्रोसेस, इस कंडीशन में दो या दो से ज्यादा प्रोसेस जैसे P1 कोमा P2 अलग अलग, अलग अलग रिसोर्स, है ना, अलग अलग रिसोर्स वेरिएबल, अलग अलग रिसोर्स वेरिएबल डेटा, अलग अलग रिसोर्स वेरिएबल डेटा पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है ना, यहाँ पे नो कॉमन रिसोर्स वेरिएबल डेटा, तो हम कह सकते हैं नो, नो शेयर्ड रिसोर्स वेरिएबल डेटा। यहाँ पे आपके पास में कोई भी, आपके पास में रिसोर्स, आपके पास में कोई वेरिएबल, कोई भी डेटा ऐसा नहीं है जिसको शेयर किया जा रहा है। इसमें इंडिपेंडेंट प्रोसेस में। कोऑपरेटिव प्रोसेस में क्या होता है भाई, इस कंडीशन में प्रोसेस, जैसे मान चलो मैं प्रोसेस का नाम लिख देता हूँ P1 कोमा P2, एक एक दूसरे, एक दूसरे के रिसोर्स, एक दूसरे के रिसोर्स कोमा वेरिएबल कोमा डेटा को एक्सेस करते हैं, एक्सेस करते हैं। प्रोसेस के बीच सिंक्रोनाइजेशन होना कंपलसरी है, प्रोसेस के बीच सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। अगर प्रोसेस के बीच सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम अकर हो जाएगी। ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपके अगर प्रोसेस कोऑपरेटिव प्रोसेस है तो इसका मतलब है कि उनके बीच में कोई ऐसा डेटा है, कोई ऐसा रिसोर्स है, कोई ऐसा वेरिएबल्स है जो शेयर किया जा रहा है, और अगर शेयर किया जा रहा है तो उनके बीच में सिंक्रोनाइज होना जरूरी है। और अगर सिंक्रोनाइजेशन उनके बीच नहीं रखते हो तो आपकी दिक्कत क्या आएगी, आपकी दिक्कत ये आएगी यहाँ पे आपका जो पर्टिकुलर जो आपका सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है। ये नोट डाउन हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करो एक बार जल्दी से। देखो, जितने भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो उनको अच्छे से समझो। बेसिक अगर जनरल एग्जांपल्स उन कॉन्सेप्ट समझ लोगे लाइफ में कभी भूल ही नहीं सकते ना। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उनको अच्छे से समझो, क्योंकि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा टॉपिक है जो आपके जनरली आपके समझ में इसलिए नहीं आता कि इसको आप रटने की कोशिश करते हो, जबकि यहाँ पे रटने वाला इसको चीज़ है ही नहीं। यहाँ पे तो आप जनरल कॉन्सेप्ट के माध्यम से इनको समझोगे,
बहुत ईज़ी समझ में आ जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल समझाया तो आपको पता लग गया कि सिंक्रोनाइज़ेशन हम करते क्यों हैं? क्योंकि अगर सिंक्रोनाइज़ेशन नहीं करेंगे तो इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। ठीक है, फास्ट नोट डाउन करो। क्या? सेशन कहाँ लिया? क्रिटिकल सेशन इस जगह बोले सेशन मतलब ये जो पर्टिकुलर जो सेशन है, ये सेशन है मतलब ये हमारे पास जो कोड है, इस कोड को हम एक्सेस कैसे करवाते हैं? क्रिटिकल से मतलब कोड, इस कोड को एक्सेस कैसे करवाएँगे? लिखो यहाँ पे, सबसे पहले बात बात करें किसकी किसके पॉइंट लिखो, क्रिटिकल सेशन के बारे में लिखो, क्रिटिकल सेशन के बारे में लिखो। लिखो क्रिटिकल सेशन वह एरिया कोड होता है, क्रिटिकल सेशन वह, साथ ज़्यादा पॉइंट लिखते रहो, वह एरिया, क्रिटिकल सेशन वह एरिया कोड होता है जिसमें कि
शेयर्ड रिसोर्स, जिसमें कि शेयर्ड रिसोर्स वेरिएबल ऑब्जेक्ट, शेयर्ड रिसोर्स वेरिएबल ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। ठीक है, क्रिटिकल सेशन एक ऐसा ऐसा कोड होता है, एक ऐसा एरिया होता है जिसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, हम शेयर्ड रिसोर्स, शेयर्ड ऑब्जेक्ट, शेयर्ड वेरिएबल को प्लेस करेंगे। ठीक। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या लिखना, क्रिटिकल सेशन में, क्रिटिकल सेशन में एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा, क्रिटिकल सेशन में एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही प्रोसेस, एक ही प्रोसेस, एक ही प्रोसेस स्लैश थ्रेड, एक ही प्रोसेस थ्रेड को एग्जीक्यूशन की, एग्जीक्यूशन की परमिशन दी जाती है। क्रिटिकल सेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने कितने प्रोसेस को अलाउ करोगे, एक प्रोसेस को अलाउ करोगे एक बार में, है ना, एक टाइम पे एक प्रोसेस, वन टाइम वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वन टाइम वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन, एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसके लिए क्रिटिकल सेशन की। अच्छा, एक नोट में पॉइंट लिख लो, अगर क्रिटिकल सेशन में एक बार में एक से ज़्यादा प्रोसेस अगर आपके एग्जीक्यूट करने के लिए पहुंच गए तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम आ सकती है ना, हम ये नहीं कहेंगे हमेशा आएगी, आ सकती है। ठीक, तो लिख लीजिए, जब दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस, दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस, ज़्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में, क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट होते हैं तो, एग्जीक्यूट होते हैं एक ही समय पर, एग्जीक्यूट होते हैं एक ही समय पर तो इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी अकर, इनकंसिस्टेंसी अकर, है ना, इनकंसिस्टेंसी अकर हो सकती है, इनकंसिस्टेंसी अकर हो सकती है। तो अगर दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेशन में एग्जीक्यूट होने के लिए चले गए तो इनकंसिस्टेंसी अकर हो सकती है ना, मैं कह रहा हूँ हो सकती है, ये मत कहना हमेशा होगी, हमेशा नहीं होगी, हो सकती है, चांस है, हो सकती है। हम्म। हम्म। इंडिपेंडेंट में तो क्या ही मतलब, इंडिपेंडेंट में तो अलग अलग, भाई इंडिपेंडेंट मैं मेरे अकाउंट से रुपये निकाल रहा हूँ, आप अपने अकाउंट निकाल, क्या फर्क पड़ रहा है, भाई इंडिपेंडेंट मतलब है कि मैं मेरे अकाउंट से रुपये निकाल रहा हूँ, आप अपने से निकाल रहे हो, भाई अलग अलग बात है, मेरे में 100 रुपये आपके में 1000 है, तो क्या फर्क पड़ रहा है, अलग अलग रुपये अलग अलग अकाउंट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दो प्रोसेस अलग अलग रिसोर्स पे काम कर रहे हैं, अलग अलग डेटा पे काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक साथ करो एक साथ होता ही है। जब आप फोन पे ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको क्या लगता है, आपकी अकेले ट्रांजेक्शन होती है, लाखों ट्रांजेक्शन एक साथ हो रही होती है, लेकिन अलग अलग डेटा पे, अलग अलग डेटा, तो इसलिए इंडिपेंडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इंडिपेंडेंट कभी कोई दिक्कत होती ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग डेटा पे काम हो रहा होता है। ठीक। अच्छा, उसके बाद में हमारे पास में एक छोटी सी, यहाँ पे हमारे पास में एक टर्म आती है जिसको हम रेस कंडीशन नाम जानते हैं। अब हमारे पास होता है रेस कंडीशन, छोटा सा कौन सा होता है, रेस कंडीशन, रेस कंडीशन। और रेस कंडीशन मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलो
कि यहाँ पे हमारे पास में जो शेयर्ड रिसोर्स है, इस शेयर्ड रिसोर्स के अंदर जो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है प्रोसेस का, उस एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पे आउटपुट डिपेंड करता है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे हमारे पास में जो पर्टिकुलर जो शेयर्ड रिसोर्स है, इस शेयर्ड रिसोर्स को पहले P1 प्रोसेस ने एग्जीक्यूट किया, फिर P2 ने, फिर P3 ने। इसका आउटपुट अलग हो सकता है। अगर इसके अलावा पहले P3 ने किया, P2 ने किया, P1 ने किया, उसका आउटपुट अलग हो सकता है। तो ऐसी अगर कंडीशन होती है, तो उसको हम बोलते हैं रेस कंडीशन। जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेशन में एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं, तो उनका जो आउटपुट आउटपुट है ना, वो हमेशा उन प्रोसेस के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस डिपेंड करेगा, जो आउटपुट आपका अलग-अलग हो सकता है। और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे 2022 में। तो लिखो रेस कंडीशन के बारे में, रेस कंडीशन के बारे में लिखो। जब 2 या 2 से, इसमें लिखो, जब 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस थ्रेड एक ही एक ही समय पर एक ही समय पर क्रिटिकल सेशन को एक्सेस करते हैं, तो क्रिटिकल सेशन को एक्सेस करते हैं, तो आउटपुट प्रोसेस के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पर आउटपुट, तो फाइनल आउटपुट, तो फाइनल आउटपुट फाइनल आउटपुट प्रोसेस के प्रोसेस के एग्जीक्यूशन प्रोसेस के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, जिसे रेस कंडीशन कहा जाता है, जिसे रेस कंडीशन कहा जाता है, रेस कंडीशन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस, जब आपके किसी क्रिटिकल रिसोर्स में जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस एक ही रिसोर्स को एक्सेस करते हैं, एक ही रिसोर्स, एक ही वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, तो वहाँ पे आपके प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस होगा ना, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आपके अलग-अलग हो सकते हैं। और प्रोसेस के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर आउटपुट अलग-अलग आ रहे हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं रेस कंडीशन। क्या बोलते हैं? रेस कंडीशन। अच्छा, नेक्स्ट मैं कहना चाह रहा हूँ कि रेस कंडीशन अगर ना हो, रेस कंडीशन अगर ना हो, इसके लिए इसके लिए आपको क्या करना होगा? रेस कंडीशन अगर ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी सेम कहानी वही है। क्रिटिकल सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में एक ही प्रोसेस को एक्सेस करने की परमिशन दी जानी चाहिए, जिससे कि रेस कंडीशन अगर ना हो। रेस कंडीशन अगर हो क्यों रही है? क्योंकि हम 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस को क्रिटिकल सेशन में परमिशन दे रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए, और जिसकी वजह से जो फाइनल आउटपुट है ना, वो प्रोसेस के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर हम एक बार में एक ही प्रोसेस को अलाउ करेंगे, तो फाइनल आउटपुट प्रोसेस के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। फिर नहीं करेगा, फिर रेस कंडीशन आपकी हट जाएगी। लिख लीजिए, रेस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, रेस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए करने के लिए क्रिटिकल सेशन में क्रिटिकल सेशन में एक बार में एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा, क्रिटिकल सेशन में एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही एक ही प्रोसेस को एक ही प्रोसेस थ्रेड को एग्जीक्यूशंस की परमिशन दी जानी चाहिए,
एग्जीक्यूशन की परमिशन, एग्जीक्यूशन की परमिशन दी जानी चाहिए। अब देखो, इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे लगातार एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनते रहते हैं। इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे लगातार एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनते रहते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि रेस कंडीशन होती क्या है। तो रेस कंडीशन का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपके पास में एक कोई क्रिटिकल सेशन है जिसके अंदर आपके पास में कोई शेयर्ड रिसोर्स है, शेयर्ड वेरिएबल्स हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक क्रिटिकल सेशन है ना, जिसको हम कह रहे हैं क्रिटिकल सेशन है, क्रिटिकल सेशन है, ठीक। इसके अंदर मान चलो एक कोई हमारे पास में एक कोई रिसोर्स, एक कोई वेरिएबल्स है, एक कोई वेरिएबल्स है जिसकी वैल्यू कितनी है 10 है। इस पर्टिकुलर रिसोर्स को, इस पर्टिकुलर वेरिएबल्स को दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस एक्सेस कर रहे हैं, जैसे P1 प्रोसेस एक्सेस कर रहा है, एक P2 प्रोसेस एक्सेस कर रहा है, एक P3 प्रोसेस एक्सेस कर रहा है। तो देखो, P2 प्रोसेस अपना अलग ऑपरेशन करना चाहता है, P1 प्रोसेस अलग करना चाहता है, P2 अलग करना चाहता है, P3 अलग करना चाहता है। जैसे मान चलो कि यहाँ पे हमारे पास में जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे P1 है ना, वो करना चाह रहा है I इक्वल टू आई प्लस 20, ये करना चाह रहा है आई इक्वल टू आई मल्टीप्लाई 10, ये करना चाह रहा है आई इक्वल टू आई डिवाइड 10। भाई, P1 प्रोसेस करना चाह रहा है आई इक्वल टू आई प्लस 20, P2 प्रोसेस करना चाह रहा है आई इक्वल टू आई प्लस 10, P3 प्रोसेस करना चाह रहा है आई इक्वल टू आई आई डिवाइड 10। अब यहाँ पे फाइनल आउटपुट एग्जीक्यूशन सीक्वेंस डिपेंड करेगा नहीं करेगा बताओ। अगर ये तीनों प्रोसेस एक साथ यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए पहुंच गए और मान चलो पहले P3 ने एग्जीक्यूट किया, फिर P2 ने किया, फिर P1 ने किया, उस टाइम पे आउटपुट अलग होगा। अगर पहले P1 ने किया, फिर P2 ने किया, फिर P3 ने किया, उस टाइम पे आउटपुट अलग होगा। और पहले P2 ने किया, फिर P1 ने किया, फिर P3 ने किया, उस टाइम पे आउटपुट अलग होगा। तो ना यहाँ पे हमेशा आउटपुट आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोसेस की एग्जीक्यूशन सीक्वेंस डिपेंड कर रहा है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके साथ आती है तो उस कंडीशन को हम रेस कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस कंडीशन। और रेस कंडीशन अगर ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार में क्रिटिकल सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही प्रोसेस को अलाउ करना चाहिए। इसके ऊपर एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता है कि रेस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए क्रिटिकल सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रोसेस को परमिशन दी जाती है, कितने को, एक। ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन। अब हमें क्या करना है, हमें प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन कायम करना है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन। प्रोसेस के बीच में हमें क्या कायम करना है, सिंक्रोनाइजेशन कायम करना है अभी, ठीक है। और प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइज कायम करने के लिए बेसिकली हम तीन कंडीशंस पे काम करते हैं, जो अभी आपके सामने मैंने लिखवाई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को म्यूटेक्स के नाम से जानते हैं। म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को मान जाते हैं। म्यूटेक्स मतलब होता है यहाँ पे, म्यूटेक्स मतलब 0 1, दो स्टेट होती है 0 1, जिसको हम लॉक अनलॉक स्टेट कहते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रोग्रेस, इसकी बात करेंगे, प्रोग्रेस की बात करेंगे। और थर्ड बात किस करेंगे, बाउंडेड, बाउंडेड वेटिंग, इसकी बात करेंगे, बाउंडेड वेटिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में तीन कंडीशन होती है किसके लिए, प्रोसेस के सिंक्रोनाइज के लिए। तो अगर आपका प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन आपको बनाना है, तो प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइज बनाने के लिए हमें तीन कंडीशन काम करना होगा, जिसमें हम सबसे पहले कंडीशन की बात करेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जिसको म्यूटेक्स नाम जानेंगे। फिर बात करेंगे किसके ऊपर, प्रोग्रेस के ऊपर। फिर बात करेंगे इसके ऊपर बाउंडेड वेटिंग के ऊपर बात करेंगे। तो तीन टाइप की कंडीशन के ऊपर यहाँ पे हम प्रोसेस के बीच क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे। हुँ। देखो, जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि यहाँ पे अगर बात करें तो पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जैसे अभी आपके सामने एग्जांपल लिया था ना हस्बैंड वाइफ वाला, वही कंडीशन। यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसमें कि हम एक बार में एक ही प्रोसेस को क्या करें, अलाउ करें, ठीक। वन टाइम वन प्रोसेस, एक बार में एक प्रोसेस को ही आपको क्या करना है, अलाउ करना है। एक बार में एक प्रोसेस को अलाउ करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको जब दो या दो ज़्यादा प्रोसेस मौजूद होते हैं, तो उस टाइम पे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए ज़्यादा पोस्टपोन मत करो। तो दो या दो ज़्यादा प्रोसेस अगर आपको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं क्रिटिकल सेशन में, तो फिर एक प्रोसेस को आप क्या कर दो, क्रिटिकल सेशन में भेज दो, ठीक है।
ये कहता है, ये कहता है नो, नो मोर पोस्टपोन्ड। बहुत ज़्यादा पोस्टपोन मत करो, बहुत ज़्यादा पोस्टपोन मत करो। आपको अगर प्रोसेस के, आपको 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस आपके पास में प्रेजेंट है, तो एक प्रोसेस को आप क्या कर दो, अलाउ करवा दो, ठीक। और बाउंडेड वेटिंग कहती है नो स्टारवेशंस, नो स्टारवेशन मतलब एक ऐसी सिचुएशन भी मत आने दो कि प्रोसेस परमानेंटली वेट ही करता रह जाए। एक ऐसी सिचुएशन मत आने दो जिसमें प्रोसेस परमानेंटली वेट ही करता रह जाए। तो अगर आपके पास में तीनों कंडीशंस अगर आपने कायम कर दी, तो आपका प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन कायम हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम इन तीनों कंडीशंस के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको वापस से बता देता हूँ। सबसे पहली कंडीशन ये कहती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब है कि कोई पर्टिकुलर एक क्रिटिकल रिसोर्स है, क्रिटिकल सेशन है, तो उस क्रिटिकल सेशन के अंदर जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, कल की क्लास में इनकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, अभी जस्ट आप इसके बारे में समझ लो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, जब हम बात करें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक क्रिटिकल सेशन है, ठीक है भाई, ये क्रिटिकल सेशन है। अब इसके अंदर मान के चलो कि इसको क्रिटिकल सेशन को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कौन, इवन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और कौन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गिट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर क्या करो, एक प्रोसेस को अलाउ कर दो, एक प्रोसेस को अलाउ कर दो। तो यहाँ पे एक प्रोसेस को अलाउ करने के लिए हम किसकी बात करते हैं, हम म्यूटेक्स की बात करते हैं। म्यूटेक्स, म्यूटेक्स मतलब होता है कि यहाँ पे हम बात करते हैं 1 और 0 की। 1 का मतलब होता है लॉक, और 0 का मतलब क्या होता है, अनलॉक। इसका मतलब है कि जब भी कोई प्रोसेस इस क्रिटिकल सेशन में एग्जीक्यूट होने के लिए आएगा, तो वो क्या करेगा, पहले लॉक कर देगा, पहले बाहर से क्या कर देगा, साकल लगा देगा, लॉक कर देगा, और उसके बाद में वो आराम से एग्जीक्यूट होगा। फिर जैसे उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट, वो अपना अनलॉक करके निकल जाएगा। इसी टाइप से अगला प्रोसेस काम करेगा, इसी टाइप से अगला प्रोसेस काम करेगा। तो इससे इससे क्या होगा, म्यूटेक्स से क्या होगा, एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेशन में पहुंच पाएगा, ठीक है, सही बात। अब मान के चलो दूसरी बात करते हैं, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब है कि इस क्रिटिकल सेशन को एक्सेस करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस वेट कर रहे हैं। इस क्रिटिकल सेशन को एक्सेस करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट करके वेट कर रहे हैं। तीनों प्रोसेस ने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट कर दिया, और रिक्वेस्ट करके क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि भाई हमें इस क्रिटिकल सेशन में भेजो, हम एग्जीक्यूट होना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, इन तीनों प्रोसेस को बहुत ज़्यादा समय तक वेट नहीं करवाना, इनको बहुत ज़्यादा पोस्टपोन नहीं करना। आपको इनमें से किसी एक प्रोसेस को इस क्रिटिकल सेशन भेज देना है, और एक प्रोसेस क्रिटिकल सेशन भेज के और उसको एग्जीक्यूट करवाओ। यहाँ पे नो मोर पोस्टपोन, बहुत ज़्यादा पोस्टपोन मत करो। जैसे 3 प्रोसेस के अंदर, एक एटीएम पे है, एक फ़ोन पे है, एक बैंक के कलरक के द्वारा चेक क्लियर हो रहा है। तो 3 प्रोसेस एक साथ आपके एग्जीक्यूट होने की बात कर रहे हैं, किसी एक को भेज दो, एक करे आएगा, फिर दूसरे को भेज देना। इसको बोलते हैं क्या, प्रोग्रेस। फिर होता है बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग मतलब है कि मान के चलो कि एक कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है, एक कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है, मान चलो एक कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है, हम कह रहे हैं कि एक कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है P5, ये बेचारा हमेशा वेट ही करते जा रहा है। ये क्रिटिकल सेशन के अंदर एग्जीक्यूट होना चाहते हैं, लेकिन इसका नंबर आ ही नहीं रहा, इसका नंबर हम आने ही नहीं दे रहे, इसको हम भेज ही नहीं पा रहे। तो बेचारा वेट करता जा रहा है, वेट करता जा रहा है, वेट करता जा रहा है, वेट करता जा रहा है। जैसे मान चलो आप फ़ोन पे से मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हो, आप जैसे फ़ोन पे से मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हो, आपको वो दिखा रहा है वेटिंग, 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 रुको, रुको, रुको। लगातार वेट कर जा रहे हो, वेट थोड़ी करोगे आप। इसका मतलब एक फिक्स टाइम होना चाहिए, एक फिक्स टाइम बाउंड होना चाहिए। उस फिक्स टाइम बाउंड में आपका नंबर आना ही आना चाहिए। आपको इन्फिनाइट या आपको इंडेफिनिटली वेटिंग नहीं करनी चाहिए। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इन तीनों कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कल क्लास में, और इन तीनों कॉन्सेप्ट बेस पे हम क्या करेंगे, प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन कायम करेंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।